परम चाहता है कि आहान फ्लैश टेक कंपनी खरीद ले, जिसके लिए वो अपने पिता को मारने के लिए भी तैयार होता है। आहान उससे सोचने के लिए वक्त मांगता है। इसके बाद आहान लखन से मिलता है, जो उसे बताता है कि हर्षद वर्मा फैमिली में वापस आ गए हैं और अब वो फिर से उठने वाले हैं। आहान को भी ये पता चलता है कि शिवांक वर्मा फैमिली का हेड बन गया है। शिवांक आहान से मिलने आता है। उधर परम आहान के जवाब का इंतजार करता है। तब कोई कहता है कि आहान की जगह वो उसकी मदद कर सकता है। जब एक अनजान आदमी ने उनकी बातों को बीच में रोका, तब परम को अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, कौन हो तुम? एक आदमी अंदर आया जिसने ग्रीन कलर के कपड़े से अपना मुंह ढका हुआ था। उसने उनकी तरफ कुछ फेंका, जिससे वो घबरा गए और उस आदमी ने कहा, परम सर संभल कर। बाद में उन्होंने देखा कि वो सिर्फ किसी फल का बीज था, पर परम बहुत हैरान हो गया था क्योंकि बीज जैसी चीज को भी उसने इतना पावरफुल दिखा दिया था। हरे कपड़े वाले आदमी ने कहा, अब हम बात कर सकते हैं। तुम्हें जो चाहिए मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। परम बहुत घबराया हुआ था। उसे मन ही मन में आहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर आहान उसकी मदद करने के लिए मान जाता तो उसे ये सब फेस ही नहीं करना पड़ता। पर आहान को नहीं पता था कि परम के साथ क्या हो रहा है। वो तो शिवांक के साथ बैठा था और उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर बाद शिवांक ने कहा, वर्मा फैमिली का इस बार सबसे पहला काम डेजर्ट वुल्फ को यहाँ से खत्म करने का है। आहान ने ये बात बहुत पहले से ही सोच ली थी, पर जब उसने ये शिवांक वर्मा फैमिली के हेड किसके मुंह से सुना, तब उसे बहुत अलग लगा। उसने कहा, ये बात मैं जानता हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इस काम में तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। शिवांक ने कहा, जानता हूँ, पर मैं तुम्हें इस काम के लिए नहीं ढूंढ रहा था। आहान थोड़ा शॉक हो गया। उसने कहा, अगर ये काम नहीं है तो फिर क्या काम है? शिवांक ने कहा, तुम मेरे अंकल के बारे में जानते हो? हाँ, मैंने हर्षद वर्मा के बारे में सुना है। मृणाली ने मुझे उनके बारे में बताया था। आहान के ये कहने पर शिवांक ने कहा, तुम जानते हो वो किस नाम से फेमस है? आहान को थोड़ा अंदाजा था, पर उसने पूछा, किस नाम से? शिवांक ने कहा, अनबीटेबल लेजेंडरी स्वॉर्ड किंग के नाम से। ये सुन आहान ने मन ही मन में स्माइल किया। उसे अब तक सिर्फ डाउट था, पर अब उसे यकीन हो गया था कि हर्षद वर्मा स्वॉर्ड किंग ही है। उसने सरप्राइज होने का दिखावा किया और कहा, ओह, तो ये काम है? शिवांक ने स्माइल किया और कहा, हाँ, ये वही है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये वर्मा फैमिली में आने के लिए मान गए। आहान जानता था कि उनका फैमिली में वापस आ जाना बहुत बड़ी बात थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवांक उसे ये सारी बातें क्यों बता रहा था। क्या वो उसके सामने शो ऑफ करना चाहता था, या उसे स्वॉर्ड किंग से रिलेटेड ही कोई काम था? शिवांक ने आहान के चेहरे पर आया डाउट पढ़ लिया था। उसने कहा, जब हर्षद अंकल वापस आए तब उनकी कुछ शर्तें थी। उन्होंने कहा था कि अगर वर्मा फैमिली ये शर्तें मान जाए तो वो वापस आ जाएंगे। मैं तुम्हें सारी शर्तें तो नहीं बता सकता, पर एक शर्त है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये सुनकर आहान हैरान हो गया। उसने कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? उसे लग रहा था कि शिवांक उसे बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहा है। शिवांक ने कहा, मेरे लगने से कुछ नहीं होता, तुम्हें करना ही होगा। आहान कंफ्यूज था। उसने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इस पर शिवांक ने कहा, इस बार जब सीक्रेट स्टैश खुलेगा तब उसमें वर्मा फैमिली के 4 लोग जा सकते हैं, पर वो 4 लोग ग्रैंड मास्टर नहीं हो सकते हैं। उन 4 लोगों में से एक स्लॉट तुम्हारा है। आहान समझ गया था कि शिवांक ने ऐसा क्यों कहा था। कि उसका रिवॉर्ड था और शिवांक ऐसा करके अपनी लॉयल्टी दिखाना चाहता था और उससे अपना काम निकलवाना चाहता था। शिवांक ने आगे कहा, पर हमें ऐसा कोई चाहिए जो अंदर वर्मा फैमिली पर नजर रख सके और हमारा काम कर दे। प्रभात अंकल और हर्षद अंकल तो उसमें जा नहीं सकते, और हर्षद अंकल के होते हुए कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आखिर ग्रैंड मास्टर से कौन ही पंगा लेगा? आहान ने पूछा, तो जो बाकी लोग होंगे उनका क्या? आहान समझ गया था कि वो उससे अपना काम निकलवाना चाहता था। शिवांक ने कहा, तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। काफी फैमिलीज बस उसे देखने आ रही हैं, और जो अंदर जाएंगे वो कोई भी ग्रैंड मास्टर नहीं है, इसलिए तुम उनसे आसानी से डील कर सकते हो। आहान समझ गया था कि सी लायन टॉवर ने ऐसा फैसला लिया था ताकि किसी और फैमिली को बुरा न लगे और उन्हें भी सीक्रेट स्टैश के अंदर जाने का मौका मिले। सी लायन टॉवर की सीक्रेट स्टैश का मैकेनिज्म बहुत अलग था। उसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। अगर उन फैमिलीज को उसके अंदर का खजाना चाहिए था तो वो सब कोशिश जरूर करेंगे। सी लायन टॉवर के लिए उनके पास आना बहुत बड़ी बात थी। जो भी वो खजाना ला सकता था, वो डेजर्ट का अलायंस मास्टर भी बन सकता था। शिवांक ने कहा, मैं चाहता हूं कि अंदर जाकर तुम एक चीज ढूंढो। आहान ने पूछा, क्या? शिवांक ने कहा, एक एंशिएंट बुक, रिटर्निंग हार्ट, तुम्हें वो ढूंढ कर लानी है। बुक का नाम सुनते ही आहान हैरान हो गया। उसने कहा, स्वॉर्ड किंग ये बुक ढूंढ रहे हैं, उन्हें ये बुक चाहिए? आहान के ऐसे बदलते एक्सप्रेशन देखकर शिवांक भी हैरान हो गया था। उसने कहा, तुम इस बुक के बारे में जानते हो? तुम्हें पता है ये बुक क्या है? आहान ने हाँ में सिर हिला दिया। शिवांक ने कहा, हाँ, हर्षद अंकल इस बुक को ही ढूंढ रहे हैं। मैंने ये बात तुम्हें बताई है, पर तुम किसी और को नहीं बता सकते। तुम्हें बस ये बुक ढूंढ कर लानी है। आहान ने कहा, मैं इस बुक के बारे में जानता हूँ क्योंकि जो मेरे साथ है उन्हें भी ये बुक चाहिए। इस वजह से मैं तुम्हारी बुक ढूंढने में मदद नहीं कर सकता। शिवांक ने कहा, शायद ये बुक बहुत जरूरी है, पर
मैं तुम्हारे अलावा इस काम के लिए किसी और की मदद नहीं मांग सकता। कौन डेजर्ट वुल्फ का जासूस है, इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है। आहान ने कुछ सोचा और कहा, ग्रैंड मास्टर प्रभात, वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो डेजर्ट वुल्फ के जासूस नहीं हो सकते। शिवांक ने कहा, मैंने भी पहले उनके बारे में ही सोचा था, पर वो इसमें हमारी मदद नहीं कर सकते। हर्षद अंकल ने खास तुमसे मदद लेने के लिए कहा है। ये सुन आहान ने नीतू के बारे में सोचा और कहा, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। शिवांक ने कहा, पहले तुम बुक ढूंढ कर तो लाओ, उसका क्या करना है वो बाद में डिसाइड किया जा सकता है, सिर्फ एक ही बुक तो है। आहान शिवांक की बात अच्छे से समझता था, पर वो जानता था कि नीतू इतनी इंपॉर्टेंट बुक किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेगी, पर इस बारे में बात करना बेकार था। पहले जरूरी ये था कि आहान को वो बुक मिल जाए, उसका क्या करना है वो बाद में भी सोचा जा सकता था। आहान ने कहा, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। शिवांक भी आहान की बात से एग्री करता था। बातों बातों में वो दोनों सामने रखे सारे स्नैक्स खा गए थे। जाते हुए शिवांक ने कहा, अगली बार जब मैं आऊंगा तब पीने के लिए भी कुछ रखना, सिर्फ खाने में मजा नहीं आता। ये बात सुनकर आहान मुस्कुराने लगा। शिवांक जब वहां से चला गया तब आहान भी अपने रूम में जाना चाहता था। जैसे ही वो वहां से जाने लगा, उसे एक जाना पहचाना फिगर नजर आया। उसने देखा कि लैला कहीं जा रही थी। आहान बहुत वक्त से उसे मिला नहीं था, पर वो उसे तुरंत पहचान गया। लैला हड़बड़ी में कहीं जा रही थी, इसलिए आहान भी उसके पीछे जाने लगा। लैला लिफ्ट में चढ़ गई और उसके वहां आने से पहले वो ऊपर चली गई। लैला टॉप फ्लोर पर गई थी, पर आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां पर क्यों गई थी। उसका रूम वहां पर नहीं था और ना ही टूरिस्ट्स का वहां पर कोई काम हो सकता था। आहान भी दूसरी लिफ्ट में चढ़ गया और टॉप फ्लोर पर जाने लगा, पर उसकी लिफ्ट बहुत धीरे चल रही थी, इसलिए वो बहुत बेचैन हो रहा था। फाइनली जब वो टॉप फ्लोर पर आया तब उसने इधर उधर देखा। वहां की लॉबी बहुत लंबी थी, पर उसे लैला दिखाई नहीं दे रही थी। वो लिफ्ट से निकलकर चलने लगा, ये सोचकर कि शायद उसे लैला दिख जाएगी। जब वो 2 कदम चला तब उसे राइट साइड पर कोई जाता हुआ दिखाई दिया। आहान उसके पास जाने लगा। वो ज्यादा दूर नहीं थी, पर आहान को बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वो उसके पीछे जा रहा था। वो फायर एग्जिट से दूर की तरफ जा रही थी। आहान जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा, वहां पर धुआं धुआं हो गया। आहान को बहुत बेचैनी होने लगी और उसे खांसी आने लगी। आहान अपने आप को संभाल रहा था और अपनी छाती पर हाथ मसल रहा था। उसकी आंखें जल रही थी, वो लगातार खांस रहा था। उसे इस वक्त लैला की चिंता हो रही थी। वो नहीं जानता था कि लैला कहाँ है और वो अपने आप को कैसे संभालेगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे किसी ने धोखा दिया था। बेहोश होते होते भी उसे बस लैला का ही ख्याल आ रहा था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि जिसने ये किया था वो आहान को आसानी से मार सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ था। कुछ देर बाद वो अपने ही रूम में था। उसने बदन पर कपड़े नहीं पहने थे और वो बेड से बंधा हुआ था। उसने साइड में देखा तो टेबल पर पानी पड़ा था और रूम में कोई और नहीं था। आहान ने खुद को खोलने की कोशिश की, पर उस जहरीली गैस का असर इतना ज्यादा था कि वो रस्सी तोड़ नहीं पा रहा था और उसकी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी। वो जोर से चिल्लाया, कोई है? वहां पर कोई नहीं आया था, इसलिए कोई क्या ही जवाब दे पाता। आहान वहीं पर बेड पर लेटा रहा और उसे नींद आ गई। बहुत देर बाद वहां कोई आया। दरवाजे की आवाज से आहान की भी आंख खुल गई। आहान ने देखा कि वहां पर लैला आई थी। उसने आहान को देखा और कहा, तुम उठ गए? आहान उसे वहां देखकर सब कुछ समझ गया था। वो बेवकूफ तो नहीं था जो उसे समझाने में वक्त लगे। उसने कहा, ये सब तुमने किया ना? क्यों किया तुमने ये सब? लैला ने बहुत प्यार से स्माइल किया और कहा, मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर तुम गए नहीं, इसलिए मेरे पास ये करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अब आहान को सब कुछ समझ आ रहा था। उस दिन जब वो उसे अपने रूम में लेकर आया था वो एक ट्रैप था। सब कुछ लैला ने ही प्लान किया हुआ था। आहान को इस वक्त बहुत गुस्सा आने लगा। उसे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत थी। उसने कहा, तुम जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो। तुम जानती थी कि मैं तुम्हें नशे की हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसलिए तुमने उस दिन इतनी पी ली थी। लैला ने कहा, हाँ। लैला ने ये सब क्यों किया, जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। एक आदमी आहान की जगह परम की मदद करने आता है। शिवांक आहान को बताता है कि हर्षद वर्मा ही स्वॉट किंग है। शिवांक ने आहान के लिए सीक्रेट स्टैश में जाने के लिए स्पॉट फाइनल कर दिया है और वो चाहता है कि आहान रिटर्निंग हार्ट बुक लेकर आए। शिवांक के जाने के बाद उसे लैला दिखाई देती है। जब वो उसके पीछे टॉप फ्लोर पर जाता है तो वहां पर धुआं होता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने रूम में होता है जहां पर उसे लैला लाई थी। लैला चाहती थी कि आहान वहां से चला जाए। आहान को झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। इस वक्त उसे लैला पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, ये सब तुमने जानबूझकर किया है? लैला ने कहा, हाँ, पहले मुझे सिर्फ तुम पर नजर रखनी थी। आहान ने कहा, और अब तुम मुझ पर अटैक करना चाहती हो, इसलिए तुम मेरे करीब आई? पता नहीं, ये हो भी सकता है और नहीं भी। मुझे बस मजा आने लग गया था। लैला की इस बात पर आहान ने कहा, मजा आने लग गया था? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है, यू नो। लैला अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वहां पर कोई और भी आ गया। जाहिर सी बात है वो लैला का साथी था। जब आहान ने दरवाजे की तरफ देखा तब उसे उम्मीद नहीं थी कि वो त्रिशा को देखेगा। उसे देखकर आहान को ऐसा लगा जैसे वो मार्शल आर्ट्स जानती थी। अंदर आते ही त्रिशा ने कहा,
मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस लड़के को मार दो। ये सुनकर लैला ने कहा, हमें इसे सिर्फ यहाँ से भेजने का ऑर्डर है, इसे जान से मारने का नहीं। त्रिशा ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही है। ये बोलते हुए त्रिशा आहान को घूर रही थी जैसे अगर उसका बस चलता तब वो उसे भी मार देती। ये देखकर आहान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया बल्कि पूछा, तुम लोग क्यों चाहते हो कि मैं जयपुर से चला जाऊं? इसका रीजन क्या है? ये सुनकर त्रिशा ने उसकी तरफ तीखी नजरों से देखा और गुस्से में कहा, तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ऐसा लग रहा था जैसे त्रिशा आहान से बिना बात के बहुत नफरत करती थी और उसे उसका बोलना तक भी पसंद नहीं था। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे इस तरह की बातें क्यों कर रहा था, पर वो अब तक बेड से बंधा हुआ था इसलिए कुछ नहीं कर सकता था। त्रिशा जितनी हाश थी, लैला उतनी ही पोलाइट थी। उसने कहा, हमसे ये सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है, हमें भी इसका रीजन नहीं पता। आहान को अंदाजा हो गया था कि इन लड़कियों को कुछ भी नहीं पता था और किसी ने उन्हें ऑर्डर दिया और वो मान गई। उसने सोचा कि इनका बॉस वो आदमी होगा जो उस दिन आहान के रूम में छिपा हुआ था, पर अभी वो वहां पर नहीं था। लैला और त्रिशा इस वक्त खाना खा रहे थे। वो आहान को भी खिलाना चाहते थे। उन्होंने आहान से बहुत बार खाने के लिए कहा पर उसने हर बार मना कर दिया। त्रिशा ने झुंझलाते हुए कहा, अगर नहीं खाना है तो मत खाओ, बैठे रहो भूखे। जब आहान खाना नहीं चाहता था तब लैला ने खाने की प्लेट को साइड में रखा और कहा, हमें इसके बारे में सच में कुछ नहीं पता। जब तुम यहाँ आए थे तब हमें ऑर्डर मिला था कि हमें तुम्हारे करीब आना है, हमने बस वही किया। ये सुनकर आहान बहुत हैरान हो गया था। उसने कहा, शुरू से हमारा मिलना प्लान का हिस्सा था। लैला ने हाँ में सर हिला दिया। आहान ने पूछा, जब तुम बाद में मेरे पास आई थी तब तुम जानती थी कि मैं कौन हूँ और तुम्हारा मकसद क्या है? लैला ने कहा, हाँ, अब तक जो भी हुआ सब प्लान था। आहान को भी अब याद आ गया था कि उस दिन बार में वो उसके पास आई थी और उसने उससे ड्रिंक और डांस करने के लिए कहा था। इसके बाद होटल में भी वो हर बार आहान के सामने आ जाती थी पर उसने कभी वहां होने का कारण नहीं बताया था। जब उसने उसे लग्जरी कार में जाते हुए देखा तब उसे लगा था कि वो कोई सिंपल लड़की नहीं है और इस दिन भी उसने जानबूझकर बहुत ड्रिंक की थी और फिर उसे किस करने के लिए कह रही थी। ये सब सोचकर आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक प्लान में फंस गया था। इस वक्त आहान के इमोशंस बिल्कुल पीक पर थे। उसने अपनी आंखें बंद की और लंबी गहरी सांसें लेने लगा। उसने अपने आप को शांत किया और अपने इमोशंस को नॉर्मल किया। उसका गुस्सा तो शांत हो गया था पर वो अभी बेचैन हो रहा था। ये देखकर त्रिशा ने कहा, तुम्हें क्या लगा था कि तुम बहुत हैंडसम हो इसलिए लैला तुम्हारे पास आई थी? लेट मी टेल यू, तुम ना हैंडसम हो और ना ही बिना काम की कोई लड़की तुम्हारे करीब आएगी। ये सुनकर लैला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, त्रिशा ऐसा मत बोलो, आहान दिखने में बहुत अच्छा और बहुत हैंडसम भी है। इस वक्त आहान को सारी बातें सुनाई दे रही थी पर उसकी आंखें अभी भी बंद थी। लैला ने कहा, एक्चुअली जब मैंने इसे जाना और इसके करीब आई तो मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत स्पेशल है। ये सारी बातें त्रिशा को बहुत इरिटेट कर रही थी। उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदले और कहा, तुम हमारा मिशन भूल गई हो क्या? अगर तुम इसे लाइक करती हो तो तुम्हें पता है ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा क्या करेगी? तुम्हें उनका टॉर्चर याद है ना? ये सुनकर लैला के एक्सप्रेशन बदल गए। वो सिर्फ टॉर्चर के बारे में सुनकर ही बहुत घबरा गई थी, इसलिए वो चुप हो गई थी। जब त्रिशा ने ये देखा तब वो भी सेटिस्फाई हो गई थी। अचानक से रूम बिल्कुल शांत हो गया। लैला और त्रिशा खाने के बाद वहां से चली गई थी। आहान ने कुछ नहीं खाया, वो बस बेड पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसे नहीं पता था कि दिन था या रात थी। रूम में बस एक नाइट लैम्प चल रहा था। बाहर क्या हो रहा था इसका आहान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। बहुत देर बाद जब आहान ने आंखें खोली तब उसने देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा था। उसे नहीं पता था कि वो रूम में कब आया। उसने उसके आने की आवाज सुनी थी पर जब वो रूम में आ गया था तब उसे देखकर आहान ने बिल्कुल पैनिक नहीं किया और वो बहुत शांत था। उस आदमी ने मास्क पहना हुआ था और आहान के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने कहा, तुम पैनिक नहीं कर रहे? मुझे देखकर तो बहुत शांत हो तुम। आहान ने कहा, मैं पैनिक क्यों करूं? उस आदमी ने कहा, क्योंकि अब तुम मेरे हवाले हो। तुम्हारे साथ क्या होगा इसका फैसला मैं करूंगा। आहान ने कहा, पर अब तक तो मैं जिंदा हूं और तुमने कुछ नहीं किया है, इसलिए मुझे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। वो बस आहान के पास आया और उसके पास बैठ गया। उसने अपना मास्क उतारकर साइड टेबल पर रख दिया। आहान बस ये देख रहा था और बहुत क्यूरियस हो रहा था। उसने कहा, अब तुमने मास्क हटा दिया है और मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, तो क्या ये तुम्हारा मुझे मारने का कारण है? उस आदमी का चेहरा बिल्कुल साफ था और उसके चेहरे पर कोई दाढ़ी, मूंछ या फिर किसी तरह के कोई दाग धब्बे नहीं थे। उसकी आंखें शांत थी और चेहरा बहुत पीसफुल था। उसकी उम्र लगभग 30 साल की होगी। उसने कहा, तुम्हें मारने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं है। आहान ने कहा, फिर तुमने मुझे अपना चेहरा क्यों दिखाया? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं बाहर जाकर तुम्हारा चेहरा एक्सपोज कर दूंगा? उस आदमी ने कहा, मेरा सरनेम भी तुम्हारी तरह रायज़ादा ही है। मेरा नाम विशाल है। हमारा सरनेम सेम है इसलिए मैंने तुम्हें अपना चेहरा दिखा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम्हें अपना चेहरा ना दिखाऊं तो ये अच्छी बात नहीं है ना। आहान को उसके नाम से कोई मतलब नहीं था। वो बस ये सुनकर हैरान था कि वो उससे दोस्ती करना चाहता था। उसने कहा, मुझे दोस्ती करने में प्रॉब्लम नहीं है, बस एक पुरानी कहावत है कि कभी भी बुरे दोस्त नहीं बनने चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम कितने अच्छे हो और कितने बुरे। विशाल ने कहा, मैं अच्छा हूँ या बुरा इस बात को जाने दो।
मुझसे दोस्ती कर लो, फिर तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मैं दोस्ती में तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का तोहफा दूंगा। आहान ने एक पॉज लिया और कुछ सोचते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा तोहफा है, पर मैंने कभी किसी दोस्त को दूसरे दोस्त की जान लेने के बारे में सोचते हुए नहीं देखा है। विशाल मुस्कुराया और कहा, पर अभी हम दोस्त नहीं बने हैं, इसलिए अभी मैं तुम्हें मार सकता हूँ। आहान ये बात सुनकर बहुत हैरान था, पर फिर वो मुस्कुराया और उसने कहा, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। फिर तो तुम मुझे नहीं मारोगी ना? विशाल ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर कुछ काम है जिसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आहान पहले से जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। आजकल के जमाने में कोई भी किसी को बिना मतलब के दोस्त नहीं बनाता था। वो जानता था कि अगर विशाल ने ऐसी बात बोली है तो उसे बदले में उससे कुछ जरूर चाहिए होगा। आहान ने कहा, बोलो क्या बात है? अब तो हम दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी, पर उससे पहले तुम मेरे हाथ पैर खोल दो। आहान अब तक बंधा हुआ था। विशाल मुस्कुराया और आहान के हाथ पैर खोलने लगा। वो जानता था कि पॉइजन की वजह से उसमें ताकत नहीं थी, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं थी। इसके बाद विशाल ने कहा, बहुत छोटी सी बात है, तुम्हारे लिए ये तो कैट वॉक है। आहान बैठ गया। उसने अपने हाथ पैर स्ट्रेच किए और उसने कहा, छोटी बात है या बड़ी बात है वो तो तब पता चलेगी जब तुम मुझे बताओगी कि क्या बात है। विशाल ने कहा, एक आदमी को मारना है। आहान ने पूछा, किसे? उसका नाम कवीश बोहरा है। ये नाम सुनकर आहान बहुत हैरान हो गया। एक कवीश बोहरा को वो जानता था, इसलिए उसने कहा, क्या ये वही कवीश बोहरा है जिसे मैं जानता हूँ? विशाल ने उसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, बल्कि कहा, हाँ, वही कवीश बोहरा जिसे तुम जानते हो। ये बात सुनकर तो आहान और हैरान हो गया। उसने क्यूरियसली पूछा, जिस कवीश बोहरा को मैं जानता हूँ वो बहुत ऑर्डिनरी इंसान है, उसे मारने में तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? उसे तो तुम आसानी से मार सकते हो। विशाल ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है कि मैं बोहरा फैमिली के किसी भी मेंबर को हाथ नहीं लगाऊंगा। आहान को इस एक्सप्लेनेशन से कुछ भी समझ नहीं आया, बल्कि वो और कंफ्यूज हो गया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने किससे क्या प्रॉमिस किया था। उसे बस ये जानना था कि विशाल उसकी मदद क्यों चाहता था और उससे इसे क्या लेना देना था। आहान ने पूछा, मैं क्यों? ये काम तो कोई भी कर सकता है, और अगर तुम किसी को ज्यादा पैसे दोगे तो वो इल्जाम भी अपने सर पर ले लेगा। विशाल ने आहान को देखा और कहा, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो और तुम्हें ही करना पड़ेगा। आहान ने कहा, क्यों, ऐसा क्या है? विशाल ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। आहान को लगा कि ये सारी बातें फालतू थी। अगर उसे बाद में उसके बारे में पता चलता तो वो समझ नहीं पाता कि उसने जो किया है वो सही था या फिर नहीं। पर विशाल नहीं बोलना चाहता था, इसलिए वो उसे फोर्स भी नहीं कर सकता था। आहान ने कुछ सोचा और कहा, मेरी जान के बदले अगर मुझे उसकी जान लेनी पड़े तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो बोहरा फैमिली है, उन्हें ये नहीं पता चल सकता कि कवीश को मैंने मारा है। विशाल ने कहा, उसकी मर्डर का इल्जाम भी तुम्हें अपने सिर पर ही लेना पड़ेगा। इस बात से आहान बहुत कंफ्यूज हो गया। अगर वो वैसा करता जैसा विशाल चाहता था तो फिर इसका सीधा मतलब ये था कि वो चाहता था कि आहान और बोहरा फैमिली दुश्मन बन जाएं। बोहरा फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं थी। अगर उन्हें पता चल जाता कि आहान ने कवीश को मारा है तो फिर वो भी उसे जान से मार देंगे। एंड में मरना उसे ही था, तो फिर विशाल अभी उसकी जान क्यों बचा रहा था? वो अभी भी तो आहान को मार ही सकता था। विशाल ऐसा क्यों चाहता था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। लैला और तृषा एक टीम में होते हैं और वो आहान को बताते हैं कि वो सब उनका प्लान था। लैला शुरू से ही आहान के करीब आ रही थी क्योंकि उसे आहान को जयपुर से निकालने के ऑर्डर मिले थे। ये बातें सुनकर आहान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश करता है। जब वो आंखें खोलता है तब वो दोनों लड़कियां वहां से जा चुकी होती हैं, पर वहां पर विशाल खड़ा होता है जो चाहता है कि आहान कवीश बोहरा को मार दे और इल्जाम अपने सर पर ले ले। विशाल की बातें सुनकर आहान ने कहा, तुम मुझे बोहरा फैमिली। पर इससे पहले कि आहान अपनी बात पूरी कर पाता, विशाल उसे अजीब तरह से देख रहा था। उसकी आंखें ऐसी खुल गई थी जैसे उसे किसी ने शॉक दे दिया था, पर वो अपनी छाती पर हाथ फेर रहा था। आहान को समझ पाता इससे पहले ही विशाल के मुंह से खून निकलने लगा और वो बेड से नीचे गिर गया। आहान बहुत कंफ्यूज था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके सामने क्या हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज गिरी थी और गिरते ही बिखर गई। आहान उठा और विशाल के पास आया। वो देखना चाहता था कि वो जिंदा है या मर गया। वो जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी आंखें खुली थी। आहान ने उसे बहुत ध्यान से देखा, जैसे वो पता करना चाहता है कि उसकी सांसें चल रही है या नहीं। आहान ने उसे लात मारी और बहुत बार हिलाया ताकि वो रिएक्शन दे सके, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। विशाल मर चुका था। आहान ने उसकी पल्स रेट चेक की, पर वो रुक चुकी थी। अब आहान को विश्वास हो गया था कि वो मर चुका है। आहान के दिमाग में इस वक्त बहुत सारे सवाल थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे मरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जहर से मरा था, पर उसे जहर किसने दिया था? वहां पर तो कोई नहीं था। क्या वहां आने से पहले किसी ने उसे जहर दे दिया था जिसका रिएक्शन अब हुआ था? आहान बहुत कंफ्यूज और परेशान था। उसका विशाल से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो इस मैटर में पड़ना नहीं चाहता था।
वो तो विशाल से अभी अभी मिला था और उससे दोस्ती की थी, पर अपने नए दोस्त के लिए वो फंसना नहीं चाहता था। जब आहान के मन में ये उलझन चल रही थी तभी उसके रूम का दरवाजा खुला। आहान के मन में ये पहला ख्याल आया कि विशाल का खूनी आया होगा, ये देखने के लिए कि विशाल मर गया है या फिर नहीं। पर उसने जब दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर उसे लैला नजर आई। आहान को लैला पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसे तिरछी नजरों से देख रहा था। रूम में आते ही लैला का मुंह खुल गया। उसने देखा कि वहां पर खून था और एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था और आहान उसके बहुत करीब खड़ा था। जैसे ही वो डर के मारे चिल्लाने लगी, आहान ने कहा, चिल्लाने की बेवकूफी मत करना। लैला आहान की बात मानकर चिल्लाई नहीं और घबराते हुए आहान को देखने लगी। आहान ने कहा, दरवाजा लॉक करो। लैला ने आहान की ये बात भी मान ली और दरवाजा लॉक कर दिया। आहान ने पूछा, तुम्हारे पास जहर का एंटीडोट है? लैला ने नाम में सिर हिला दिया। आहान ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सोचा कि शायद विशाल के पास एंटीडोट हो। ये सोचकर वो विशाल के पॉकेट्स चेक करने लगा कि शायद कुछ मिल जाए। लैला अभी भी बहुत डरी हुई थी, पर उसने अपने आप को संभाल लिया था। उसने आहान की तरफ देखा जो इस वक्त विशाल के पास से एंटीडोट ढूंढ रहा था और उससे पूछा, इससे तुमने मारा है? आहान ने बिना उसकी तरफ देखे अपना काम करते हुए कहा, नहीं, मैंने इसे नहीं मारा। लैला ने पूछा, तो फिर ये कैसे मरा? आहान ने गुस्से में कहा, मुझे क्या पता, मैं भी कंफ्यूज हूँ। जब उसने देखा कि आहान को गुस्सा आ रहा है तब वो चुप हो गई और उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। वो आहान को नाराज नहीं करना चाहती थी और साथ ही उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आहान ने बहुत अच्छे से विशाल को चेक किया, पर जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो थोड़ा झुंझला गया। वो डिसअपॉइंटमेंट में खड़ा हुआ और जब उसने देखा कि लैला चुपचाप घबराई हुई खड़ी थी तब उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई थी? लैला ने जवाब दिया, मैं यहाँ ये देखने आई थी कि तुम कैसे हो। अगर तुम्हारा कुछ खाने का मन हो तो मैं खिलाने आई थी। ये सुनकर आहान का गुस्सा शांत हो गया। लैला की इस केयर से उसका दिल पिघल गया था। उसने लैला को देखा और अब वो गुस्सा नहीं था। उसने कुछ सोचा और कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आहान अब यहाँ से निकलना चाहता था, पर जहर की वजह से उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ बहुत कम थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लैला को पता होगा कि एंटीडोट कहाँ पर है, पर फिर भी उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि एंटीडोट कहाँ पर है? आहान की उम्मीद से हटकर लैला ने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ एंटीडोट कहाँ पर है। आहान एक ही बार में खुश भी हो गया और हैरान भी हो गया। उसने एक्साइटमेंट में कहा, क्या तुम्हें सच में पता है कि एंटीडोट कहाँ है? कहाँ पर है? मुझे वहां लेकर चलो, मुझे वो एंटीडोट चाहिए। लैला ने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ। आहान ने उसका हाथ पकड़ा और भागते हुए दरवाजा खोलकर रूम के बाहर आ गया। आहान जिस तरह से भाग रहा था, लैला समझ गई थी कि अब उसे आहान को वहां पर ले जाना ही पड़ेगा। उसने कहा, रुको आहान, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ। इसके बाद दोनों एक टैक्सी में बैठे और ड्राइवर उन्हें लैला के बताए हुए एड्रेस पर ले गया। वो दोनों एक पुरानी हवेली के पास आए। जयपुर में सब कुछ नया था, बस ये एक हवेली थी जो बहुत पुरानी थी। उसके आसपास जो भी था सब रेनोवेटेड और मॉडर्न था। ये जगह कोई टूरिस्ट स्पॉट लग रही थी क्योंकि लोग लगातार अंदर आ जा रहे थे। ये सब देखकर आहान बहुत कंफ्यूज हो गया और उसने कहा, एंटीडोट यहाँ पर है? लैला आहान के कंफ्यूजन का कारण समझती थी, इसलिए उसने कहा, ये जगह पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, अभी कुछ वक्त पहले से इसे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है। आगे वाले हिस्से में लोग घूमने आते हैं, पर पीछे एक छोटा घर है जहाँ पर एक अंकल रहते हैं, हमें उनके पास जाना है। लैला की बात मानकर वो उसके पीछे चलने लगा। आगे जितनी चहल पहल थी, पीछे उतनी ही शांति थी। वो लोग हवेली को क्रॉस करके पीछे आए थे, इसीलिए रास्ते में आहान ने बहुत सारी एंटीक चीजें देखी। ये सब देखकर वो बहुत हैरान हो गया था। पर जब वो पीछे मुड़ा तब वहां पर बहुत शांति थी और जैसा लैला ने बताया, वहां पर एक छोटा सा घर था। ऐसा लग रहा था कि वो हवेली से बिल्कुल अलग था। लैला ने घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बहुत बूढ़ी आवाज आई। लैला ने आहान से कहा, यहाँ पर एक अंकल रहते हैं और ये उन्हीं का घर है। आहान इस घर और इन अंकल के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। जब उस आदमी ने दरवाजा खोला तब आहान ने देखा कि उनकी आवाज और उनका चेहरा मैच करता था। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और सिर पर सफेद बाल थे। वो भले ही बहुत बूढ़े थे, पर उनका पोस्चर बहुत इंप्रेसिव था। उन्होंने लैला को तो पहचान लिया था, पर वो आहान को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है, ये कौन है? लैला ने आहान के बोलने का इंतजार नहीं किया और कहा, अंकल, ये मेरा दोस्त है, इसने गलती से आपका मसल पाउडर ले लिया था, हम उसका एंटीडोट लेने आए हैं। लैला के पास एक्सप्लेनेशन था, इसलिए आहान ने कुछ नहीं बोला और बस लैला की बात से सहमत हुआ। बूढ़े आदमी को इस पर डाउट नहीं था, इसलिए उसने कहा, अंदर आ जाओ। आहान थोड़ा सा क्यूरियस था। जिस तरह लैला ने वो बात बोली थी, उसे साफ पता चल रहा था कि जो जहर उसे दिया गया था वो इस बूढ़े आदमी ने बनाया था, पर उसका इस बात को लेकर कोई रिएक्शन नहीं था। शायद वो एक एक्सपर्ट थे और इस बात को लेकर पैनिक नहीं कर रहे थे। जब वो घर में घुसे तब आहान ने देखा कि घर का इंटीरियर कुछ खास नहीं था। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे। वो आदमी जब उन्हें रूम में लेकर आया तब वहाँ पर दवाइयों की खुशबू आ रही थी। बहुत सारी अलग अलग खुशबू थी, इसलिए आहान पहचान नहीं पा रहा था कि वहाँ पर कौन सी दवाइयाँ थी। लैला ने पूछा, अंकल, क्या आप एंटीडोट अभी बना रहे हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है, बस उसे ट्राई करना चाहता हूँ। लैला ने तुरंत कहा, आप जो भी फॉर्मूला ट्राई करके एंटीडोट बनाओगे वो बेस्ट होगा और जहर के असर को भी खत्म कर देगा।
वो बूढ़ा आदमी उस फॉर्मूला को लेकर थोड़ा नर्वस था। वो बहुत सीरियसली काम कर रहा था। आहान के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो बस इधर उधर देख रहा था। जब उस आदमी ने ये देखा तब उन्होंने कहा, अगर तुम ऐसे ही यहाँ वहाँ देखते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। आहान चौंक गया क्योंकि वो जानता था कि ये बात उससे कही गई थी। लैला भी डर गई थी, इसलिए उसने आहान को अपनी तरफ खींच लिया और आंखों के इशारे से उसे ऐसा करने से मना कर दिया। आहान जानता था कि अगर उसने उस बूढ़े आदमी की बात नहीं मानी तो कुछ भी हो सकता था, इसलिए वो अपनी गर्दन झुकाकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसने सोचा कि अच्छे बच्चे की तरह उस आदमी की वो बात मान लेने में ही भलाई रखता था। उस आदमी ने जब आहान को ऐसे देखा तब उसने कहा, वहीं खड़े रहना और अंदर आने की कोशिश मत करना। इतना बोलने के बाद वो आदमी एक दूसरे रूम में चला गया। अभी की डांट से आहान समझ गया था, इसलिए वो अब कोई गलती नहीं करने वाला था। लैला ने कहा, अंकल को अच्छा नहीं लगता जब कोई उनकी फार्मेसी में जाता है। वो नहीं चाहते कि उनकी दवाइयों को कोई देखे। आहान लैला की बात समझ गया। उसे पता था कि हर इंटेलिजेंट और पावरफुल आदमी का कोई सीक्रेट होता है और सबका टेम्परामेंट अलग होता है। वैसा ही इनके साथ भी था। कुछ देर बाद वो रूम से बाहर आए तो उनके हाथ में एक छोटी कांच की बोतल थी। वो बोतल लैला को देते हुए उन्होंने कहा, ये सॉफ्ट मसल पाउडर का एंटीडोट है। 1 चम्मच पाउडर को 3 चम्मच पानी में घोलकर दिन में 3 बार लेना है। 1 डोज में ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। लैला की हाथ में बोतल देखकर आहान बहुत बेचैन हो रहा था। ये बोतल उसके लिए बहुत जरूरी थी। जब लैला ने ये देखा तब उसने वो बोतल आहान के हाथ में दे दी। बोतल हाथ में आते ही आहान बहुत रिलैक्स हो गया। उसकी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी और वो अपने आप को डिफेंड करने लायक नहीं बचा था, इसलिए वो बहुत बेचैन हो रहा था और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एंटीडोट लेने के बाद उस आदमी को थैंक यू बोलने के बाद वो वहां से चले गए। बाहर दोपहर का वक्त था, इसलिए काफी धूप थी। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो उन्हें घूर रहा था। दिन के इस वक्त वो शराब पी रहा था और नशे में धुत था। वो अचानक से लैला की तरफ बढ़ा और चिल्लाया, इसलिए लैला बहुत डर गई और आहान के पीछे छुप गई। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। इसके बाद उसने आहान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो मेरे साथ दारू पियो। उसने ये बात आहान से बोली थी, इसलिए शराब की स्मेल से आहान का मुंह बन गया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसमें स्ट्रेंथ बहुत कम थी। इस वक्त वो उस आदमी से डील नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके शरीर में अब तक जहर का असर था। वो जैसे ही उस आदमी को धक्का देने वाला था, उस आदमी ने कहा, मैं आपको जानता हूँ मिस्टर आहान राजा। ये बात सुनकर आहान चौंक गया और उसने उसे धक्का देने का प्लान कैंसिल कर दिया। उसने उस आदमी को अच्छे से देखा पर वो उसे नहीं जानता था। बहुत सोचने के बाद वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। ये कौन था जो आहान को जानता था पर आहान उसे नहीं जानता था? उसे आहान से क्या काम था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट उम्मीद ज़्यादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आहान विशाल से कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके मुंह से खून निकला और वो जमीन पर गिर गया। आहान ने जब उसे चेक किया तब उसे पता चला कि वो मर चुका है। ये सब देखकर आहान बहुत हैरान था और तभी वहां पर लैला आती है और उससे इस आदमी की मौत के बारे में सवाल करती है, पर आहान कहता है कि उसे इसके बारे में नहीं पता है। इसके बाद दोनों एंटीडोट लेने जाते हैं। वापस आते वक्त उन्हें एक बेवड़ा मिलता है जो कहता है कि वो आहान को जानता है। उस आदमी को देखकर आहान ने कहा, अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मेरा टेम्परामेंट कैसा है। उस नशेड़ी आदमी ने बहुत पी रखी थी, इसलिए उसे डकार आ गई। वो आहान के बहुत पास था, इसलिए आहान को उसकी स्मेल से इरिटेशन होने लग गई थी। आहान ने अपनी नाक और मुंह कवर कर लिया था पर उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस आदमी के हाथ में शराब की बोतल थी। उसने उसे अपने मुंह से लगाया और पीने लग गया और उसमें एक बूंद शराब नहीं थी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में बोतल को जमीन पर फेंक दिया। लैला बहुत डर गई थी और जोर से चिल्लाने लगी। उसने आहान का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, प्लीज चलो यहाँ से। आहान ने पहले उस आदमी को देखा और फिर वहां से जाने लगा। जब उस आदमी के हाथ में बोतल नहीं थी तब उसका सारा ध्यान आहान पर था। उसने आहान से कहा, खतरा है, तुम्हारी जान को खतरा है। उसकी ये बात सुनकर आहान रुक गया। पहले तो उसे लगा कि वो झूठ बोल रहा था, पर उसके मुंह से ये बात सुनकर वो बहुत कंफ्यूज हो गया था। उसने सोचा कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए उसे उससे बात कर लेनी चाहिए। उसने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? वो आदमी मुस्कुराया और उसने कहा, ये तुम मुझे दारू पिलाओ तब बताऊंगा। वो आदमी इतने नशे में था कि उससे बात भी बोली नहीं जा रही थी, पर अभी भी उसे दारू पीनी थी। पर आहान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो चाहे तो मरने तक पी सकता था। आहान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दारू पिलाता हूँ। उन्हें कोई बार ढूंढने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो लोग जहाँ पर थे वहाँ पर एक रेस्टोरेंट था जो अल्कोहल सर्व करता था। आहान उस आदमी को वहाँ लेकर चला गया और उसने 2 विस्की की बोतल ऑर्डर कर दी। वो आदमी बहुत खुश था। उसने एक बोतल खोली और अपना ग्लास विस्की से भर लिया। उसने जैसे ही एक घूंट लिया उसे बहुत सुकून मिला। लैला भी उसे बहुत सीरियसली देख रही थी। उस आदमी ने कहा, दुनिया में अगर अमृत है तो ये है, इससे बेहतर और कुछ नहीं। ये बात सुनकर सब उसे घूर रहे थे और उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो विस्की को ऐसे देख रहा था जैसे उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। आहान ने पूछा, विस्की कैसी है? उस आदमी ने कहा,
बहुत अच्छी है। आहान ने कहा, तुम इतना ड्रिंक करते हो, क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है जो तुम्हें रोके? तुम अकेले ही ड्रिंक करते हो? ये बात सुनकर उस आदमी ने कहा, जब इंसान को लाइक माइंडेड लोग नहीं मिलते हैं तब वो अकेले ही ड्रिंक करता है, इसलिए मैं भी अकेले ही ड्रिंक करता हूँ। आहान ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करूंगा? उस आदमी ने कहा, नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करो। हाँ, क्योंकि मेरी नजर में तुम मरने वाले हो, और जो लोग मरने वाले होते हैं मैं उनका साथ ड्रिंक नहीं करता हूँ। उस आदमी ने मरने वाली बात आहान के सामने दूसरी बार बोली थी। आहान ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं मरने वाला हूँ? क्या कोई मुझे मारने वाला है? उस आदमी ने अपनी ड्रिंक खत्म की और फिर आहान को देखा। इसके बाद उसने कहा, किसी ने तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए हैं और वो अमाउंट बहुत ज्यादा है। ये बात सुनकर आहान हैरान हो गया था। उसने कहा, कौन है वो जो मुझे मारना चाहता है, और मुझे मारने की सुपारी किसने दी है? उस आदमी ने कहा, तुम्हें कौन मरवाना चाहता है ये तो मैं नहीं बता सकता, पर तुम्हें कौन मारना चाहता है ये मुझे पता है। ये बात सुनकर आहान ने कहा, कौन है वो जो मुझे मारने वाला है? उस आदमी ने कहा, वो है मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। इतनी बात बोलते ही उस आदमी ने आहान की तरफ अपना ग्लास फेंका। आहान रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही वो ग्लास सीधा उसकी छाती पर आकर लगा। आहान को लगा कि वो बच गया था, पर ऐसा नहीं हुआ। ग्लास आहान को बहुत तेज लगा था और जहर के असर की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया था। आहान को ऐसा लग रहा था जैसे उसे सीरियस इंटरनल इंजरी हो गई थी। उस आदमी ने आहान को सरप्राइज और डाउट के साथ देखा और कहा, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम मार्शल आर्ट्स जानते हो। लैला ने देखा कि ये सब कुछ बहुत सडनली हुआ था और वो पैनिक करने लगी। वो सबसे पहले आहान के पास गई। वो देखना चाहती थी कि आहान की हालत कैसी थी। इस वक्त आहान के लिए अपने आप को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और चेयर पर बैठ गया और उस आदमी को गुस्से में घूरने लगा। अभी अभी रेस्टोरेंट में जो हुआ था उससे बहुत लोग डर कर चले गए थे और कुछ लोग थे जो ये ड्रामा देखना चाहते थे। उन्होंने रेस्टोरेंट के सामने भीड़ लगा ली थी। ये देखकर रेस्टोरेंट का मालिक वहां पर आ गया था। उसने गुस्से में उन दोनों से कहा, ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर? अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। मालिक ने जैसे ये बात बोली, उस आदमी ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये मेरा दोस्त है, मैं इसे अभी यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। इतना बोलने के बाद वो आगे आया और उसने आहान का हाथ पकड़कर उसे उठा लिया। लैला रोकना चाहती थी, पर वो जानती थी कि उसमें इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। वो आहान को वहाँ से ज्यादा दूर लेकर नहीं गया था। पास ही में एक सुनसान सड़क थी। वो आदमी आहान को वहाँ पर ले आया था। उस आदमी ने आहान को धक्का दिया और वो कुछ दूर जाकर गिरा। लैला भी उसके पीछे भाग रही थी। इस वक्त आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उस जहर ने आहान को बहुत कमजोर बना दिया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई वो हलाल होने वाला बकरा था जिसके साथ वो बेवड़ा जो मर्जी वो कर सकता था। जिस तरह उसके साथ लैला थी, उसे साफ नजर आ रहा था कि वो आहान के लिए क्या फील करती थी। उसने भले ही आहान के साथ बहुत गलत किया था, पर अब वो जिस तरह से उसके साथ थी, आहान पुराने शिकवे भूल गया था। अब वो लैला की किसी बात के लिए उसको ब्लेम नहीं कर सकता था, और वैसे भी इस वक्त ये सब सोचने का टाइम नहीं था। इस वक्त तो उसे ये सोचना था कि वो उस आदमी से कैसे बचेगा। उसने अपने सामने उस नशे में धुत आदमी को देखा। विस्की पीने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसमें और एनर्जी आ गई थी। वो रेस्टोरेंट से 2 बॉटल्स अपने साथ लेकर आया था। उसने सिर्फ 2 ग्लास विस्की पी थी, इसलिए अभी भी उसके पास बहुत सारी विस्की बची हुई थी। उसने आहान को देखा और बोतल से पीने लगा। उसने कहा, तुमने मुझे दारू पिलाई है, पर तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ मैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं क्या करूँ? जिस आदमी ने मुझे पैसे दिए हैं वो बहुत ज्यादा है और पैसों से ऊपर कुछ नहीं है। मुझे बहुत लालच आ गया था। आहान अगर इस सुनसान रोड पर मर जाता तो उसे अफसोस नहीं होता, लेकिन कोई उसकी पैसों के लिए जान ले, ये आहान को बर्दाश्त नहीं था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी जान की कीमत लगाए। वो लैला के हाथ के सहारे की मदद से खड़ा हुआ और उसने कहा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें कितने भी पैसे दे सकता हूँ। तुम चाहो तो तुम्हें 2 गुनी रकम देने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर उस आदमी का सर चकरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे आहान से पैसे मिल सकते हैं। डबल रकम सुनकर वो आदमी डबल माइंडेड हो रहा था। वो विस्की पीना भी भूल गया था और बस आहान को देख रहा था। पर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, पर ये तो रूल्स के खिलाफ है ना। आहान मुस्कुराया और उसने कहा, इंसान ही होते हैं जो रूल्स बनाते हैं और रूल्स बनते ही टूटने के लिए हैं। अगर बात पैसों की है तो रूल्स को तोड़ा जा सकता है। वो आदमी आहान की बात से सहमत था, इसलिए उसने कहा, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। जिनके पास पैसा है बस वही इंसान है, बाकी तो बस जानवर है। उनको कोई पूछता भी नहीं, सबको बस पैसा चाहिए और कुछ नहीं। आहान समझ गया था कि वो आदमी लालची था और उसकी बात मान सकता था। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें पैसे दूं उस आदमी को मारने के लिए जो मुझे मारना चाहता था, तो तब तो तुम्हारे पास पैसे होंगे ना, और कोई तुम्हें कुछ नहीं बोल पाएगा। उस आदमी ने कहा, ये अच्छी बात नहीं है। आहान ने कहा, सब कुछ पैसों का खेल है। एक दिन तुम मर जाओगे और रूल्स यहीं रह जाएंगे, इसलिए अच्छा यही है कि मरने से पहले रूल्स को भूलकर सिर्फ अपने बारे में सोचो। तुम क्या चाहते हो?
रूल्स को सोचकर ऐसे ही जीना चाहते हो या दोगुनी रकम के साथ अपनी जिंदगी संवारना चाहते हो? वो आदमी बिल्कुल चुप हो गया था। जब वो कंफ्यूज होता था तब वो पीना पसंद करता था। उसने विस्की की बोतल से एक ही बार में विस्की पीनी शुरू कर दी। वो इतनी तेजी से पी रहा था कि आधी विस्की उसके कपड़ों पर गिर रही थी। आहान ने पहले कभी ऐसा आदमी नहीं देखा था। पीने के बाद उसने बोतल दूर फेंकी और आहान को देखने लगा। वो मुस्कुराया और उसने कहा, जिनके पास पैसा होता है वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम मुझे उस आदमी से ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर उससे ज्यादा पैसा दोगे तो मैं उस आदमी को भी मारने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ। मुझे इस काम के लिए 20 लाख रुपए चाहिए। आहान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कोई भी अमाउंट देने के लिए तैयार हूँ। उस आदमी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को पसंद करता हूँ। आहान के मन में इस आदमी को लेकर कोई खास अच्छा इंप्रेशन नहीं था। वो जानता था कि जो उसे ज्यादा पैसे देगा वो उसकी तरफ हो जाएगा। वो पैसों के लिए डेस्परेट और लालची था। इस बात का फायदा आहान ने अपने फेवर में उठाया था, पर फिर भी वो इस बात पर पूरा भरोसा नहीं कर सकता था। आहान ने कुछ सोचा और कहा, वैसे तुम्हें पैसे किसने दिए थे? कौन है जो चाहता है कि तुम मुझे जान से मार दो? वो आदमी मुस्कुराया और उसने कहा, ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। जब मैं उसकी जान ले लूंगा तब आपको पता चल जाएगा। आहान ने कहा, तो उसका नाम बताने के लिए तुम क्या अमाउंट लोगे? वो आदमी जोर से हंसने लगा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ के रखा है? मैं इतना गिरा हुआ और बेवकूफ भी नहीं हूँ। आहान ये सुनकर हैरान था। उसने सोचा कि आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, पर ऐसा नहीं था। उसके अपने उसूल थे जो वो फॉलो करता था। आहान का चेहरा देखकर उस आदमी ने कहा, मैंने अगर एक बार कह दिया कि मैं तुम्हें उस आदमी के बारे में नहीं बता सकता हूँ तो नहीं बता सकता हूँ। ये इम्पॉसिबल है। आहान ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। आहान का चेहरा देखकर वो आदमी समझ गया था कि आहान उसकी बात समझ गया था। वो मुस्कुराया और उसने कहा, पैसे कब तैयार होंगे? मैं फिर से तुमसे जल्दी मिलूंगा। इतना बोलने के बाद वो आदमी वहां से चला गया था। क्या आहान जान पाएगा कि उसे कौन मारना चाहता था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट में ज्यादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। एंटीडोट लेकर वापस होटल जाते वक्त आहान और लैला को जो नशेड़ी आदमी मिलता है वो आहान को कहता है कि उसकी जान को खतरा है। वो आहान को बताता है कि किसी ने उसकी जान की सुपारी दी है और वो उसे मारना चाहता है। आहान उस आदमी को पैसे का लालच देकर अपनी जान बचा लेता है, पर जब वो पूछता है कि उसे सुपारी किसने दी है तब वो आदमी उसका नाम बताने से भी मना कर देता है। शिवांक इस वक्त अपने होटल की लॉबी में बैठा था और एक मोटी बुक को देख रहा था। एक अनजान आदमी आया और उसके पास आकर बैठ गया। ना उस आदमी ने कुछ कहा और ना ही शिवांक ने कुछ कहा। कुछ देर बाद शिवांक को बहुत अजीब लगने लगा, इसलिए उसने पूछा, आप मुझसे मिलने आए हैं? उस आदमी ने शिवांक को सिगरेट ऑफर की, पर जब शिवांक ने मना कर दिया तब उसने अपने लिए सिगरेट जलाई और उसे पीने लगा। शिवांक इस वक्त बहुत शांत था और उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। एक कश लेने के बाद उस आदमी ने कहा, हाँ, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। शिवांक ने कहा, कहो क्या बात है? उस आदमी ने कहा, बात तो बहुत छोटी है पर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बात क्या है से ज्यादा जरूरी यह है कि वर्मा फैमिली के हेड इस बारे में क्या सोचते हैं। शिवांक ने कहा, मुझे पहेलियां बुझाने वाले लोग पसंद नहीं है। जो भी बात है साफ साफ बोलो। उस आदमी ने कहा, सीक्रेट स्टैश में जाने के लिए जगह। यह सुनकर शिवांक की आंखें बड़ी हो गई। बहुत सीरियस होने की आदत उसे कभी भी नहीं थी, पर इस आदमी की बात से वो बहुत सीरियस हो गया था। ये बात सुनकर वो जान गया था कि उसके सामने जो आदमी है वो उसे और सीक्रेट स्टैश के बारे में जानता था। सीक्रेट स्टैश और गोल्ड कॉइन अब कोई सीक्रेट नहीं थे। काफी लोग इसके बारे में जानते थे और अंदर जाना चाहते थे, पर यह आदमी डायरेक्टली शिवांक के पास आकर बात कर रहा था। ये थोड़ा अजीब था और इस बात ने शिवांक को सोचने पर मजबूर कर दिया था। शिवांक ने कहा, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपको मुझे एक कारण देना होगा कि मैं ऐसा क्यों करूं। वो आदमी जानता था कि शिवांक ये जरूर बोलेगा, इसलिए उसने अपने हाथ से सिगरेट फेंकी और अपने पॉकेट से कुछ निकालकर सामने रख दिया और कहा, ऑफ कोर्स, मैं कारण के साथ आया हूँ। इतनी बड़ी चीज मांगने के लिए मैं खाली हाथ कैसे आ सकता था। शिवांक ने देखा कि उसके सामने एक हेयर पिन थी जो टूटी हुई थी। उस पर एक फूल लगा हुआ था और वो बहुत सिंपल हेयर पिन लग रही थी। शिवांक को समझ नहीं आ रहा था कि उसमें ऐसा क्या खास था। शिवांक उस आदमी के बोलने का इंतजार कर रहा था। उस आदमी ने कहा, आप इस चीज को पहचानते हैं शिवांक जी? शिवांक उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने नाम सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये मैं सच कह रहा हूँ और इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना है। उस आदमी ने कहा, आप इसे अपने हाथ में लेकर क्यों नहीं देखते? उस आदमी की बात मानकर शिवांक ने उस हेयर पिन को उठाया और उसे देखने लगा। उसे इन सब का नॉलेज नहीं था, पर उसे इतना समझ आ गया था कि उस पर जो फूल बना हुआ था वो स्मूथ था और उसे बहुत फिनिशिंग से बनाया गया था। ऐसा अब होना मुश्किल था, मतलब ये पिन काफी पुरानी थी। शिवांक के एक्सप्रेशन देखकर उस आदमी को समझ आ गया था कि शिवांक इन सब के बारे में नहीं जानता है। उसने कहा, लगता है आप इन सब से भी अनजान हैं और चीजें पहचानते नहीं हैं। शिवांक ने ये बात सुनकर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और बस उस आदमी की बात मान गया। इसमें झूठ बोलने वाली या छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। उस आदमी ने शिवांक के हाथ से वो पिन ली और कहा, ये पिन कोई मामूली पिन नहीं है। यह उस सीक्रेट स्टैश से आई है जो अब कुछ दिनों में आपके पास रखे गोल्ड कॉइन की मदद से खुलेगा।
ये बात सुनकर कोई भी हैरान हो सकता था, पर शिवांग के साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो बस मुस्कुराने लगा। ये देखकर उस आदमी ने कहा, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? शिवांग ने कहा, ये बात भरोसा करने लायक है ही नहीं, कोई रीजन नहीं है कि मैं इस बात पर भरोसा करूं। उस आदमी ने कहा, आप यकीन नहीं कर रहे हैं, पर मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। ये पेन किसी औरत की नहीं बल्कि एक आदमी की है। ये पेन इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये पेन जिसकी है वो आदमी इम्पोर्टेंट है। शिवांग ने कुछ सोचा और कहा, ये पेन किसकी है? मैंने कभी भी इसके बारे में या फिर इस आदमी के बारे में नहीं सुना है। उस आदमी ने कहा, ये पेन जिसकी है वो अभी तक जिंदा है और बहुत हेल्दी भी है। शिवांग ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये पेन सीक्रेट स्टैश से आई है तो फिर? अगर वो पेन सीक्रेट स्टैश से आई थी, मतलब वो पेन बहुत पुरानी थी और उसके साथ कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर जुड़ी हुई थी। वो आदमी शिवांग के सारे कंफ्यूजन समझता था। उसने कहा, शिवांग जी, मैं आपकी कंफ्यूजन समझता हूँ। ये पेन जिनकी है वो भी अभी तक जिंदा है और ये पेन सीक्रेट स्टैश से आई है। शिवांग ने इस बारे में आगे बात नहीं की। उसने उस आदमी से कहा, अगर ये पेन इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं? उस आदमी ने कहा, ताकि इस पेन के बदले मैं सीक्रेट स्टैश में जा सकूं। शिवांग ने कहा, मैं इस पेन का क्या करूंगा? उस आदमी ने कहा, अगर ये पेन अपने ओनर के पास पहुंच गई तो फिर तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। शिवांग ने कहा, तो फिर तुम्ही उन्हें ये पेन लौटाकर अपने लिए सीक्रेट स्टैश में जाने का बंदोबस्त क्यों नहीं कर लेते? उस आदमी ने कहा, वो इंसान कुछ भी कर सकते हैं, बस बहुत कम काम है जो वो नहीं कर सकते हैं, और उसमें से एक है सीक्रेट स्टैश में मेरी एंट्री करवाना। ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। शिवांग चुप रहा। उसे नहीं पता था कि बात जो वो आदमी बोल रहा था उसमें कितनी सच्चाई थी। शिवांग कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी तरफ एक चाकू उड़ता हुआ आया। उस आदमी ने बुक की मदद से उस चाकू को रोक लिया और वो शिवांग को नहीं लगा, बल्कि वो उस बुक में घुस गया। उस आदमी ने शिवांग की एक खतरनाक आवाज से जान बचा ली थी। शिवांग ने उसकी तरफ देखा और कहा, वो लोग मुझे मारने आए थे, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उस आदमी ने कहा, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ तो आपको बचाना भी मेरा फर्ज है। मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जब वो आपस में बात कर रहे थे तब जिस आदमी ने चाकू फेंका तो वो उनके पास आ गया था। ये जानना मुश्किल था कि वो डेजर्ट वुल्फ का आदमी था, क्योंकि डेजर्ट वुल्फ जानते थे कि वर्मा फैमिली का नया हेड शिवांग मार्शल आर्ट्स नहीं जानता था। उनके हिसाब से उसे मारना बहुत आसान था। जैसे ही वो आदमी शिवांग पर अटैक करने आया, दूसरे आदमी ने उसे ब्लॉक कर दिया। उसने अटैक पर ऐसा वार किया कि वो फिर से उठ नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे इस आदमी में बहुत स्ट्रेंथ थी। एक ही पंच में ऐसा लग रहा था कि उसने सामने वाले की धजिया उड़ा दी थी। शिवांग उस आदमी की स्ट्रेंथ देखकर हैरान था। जब वो आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था तब वर्मा फैमिली के कुछ लोग वहां आए और उन्होंने कहा, शिवांग सर, आप ठीक तो है ना? शिवांग को फैमिली हेड बने ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, फिर भी वर्मा फैमिली के लोग उसके आसपास रहते थे। शिवांग ने कहा, मैं ठीक हूँ, इस आदमी ने मेरी जान बचाई है, ऑल थैंक्स टू हिम। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। जब उन लोगों ने देखा कि शिवांग ठीक है तब उन्होंने चैन की सांस ली। वो लोग जानते थे कि शिवांग को मार्शल आर्ट्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। वो ये तो नहीं समझ पा रहे थे कि प्रभात जैसे ग्रैंड मास्टर ने खुशी खुशी फैमिली हेड की पोजीशन शिवांग को क्यों दे दी थी, पर क्योंकि अब वो फैमिली हेड था इसलिए उनके लिए उसकी रिस्पेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी था। वहां पर सब कुछ इतना जल्दी सेटल हो गया था। जब वो लोग वहां से चले गए तब शिवांग ने उस आदमी से कहा, आपने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, पर मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ। आपका नाम? उस आदमी ने कहा, मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये बहुत छोटा मैटर था। अगर आप चाहें तो मेरी बात पर गौर जरूर कीजिएगा। और जहाँ तक बात मेरे नाम की है। शिवांग को लगा कि वो आदमी अपना नाम बताने में हिचकिचा रहा है, इसलिए उसने कहा, अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। उस आदमी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, आप मुझे श्री बुला सकते हैं। ये मेरा रियल नाम तो नहीं है, पर इस नाम से मुझे बहुत लोग जानते हैं। श्री को इस वक्त सिर्फ सीक्रेट स्टैश की चिंता थी। अगर शिवांग उसकी बात नहीं मानता तो उसके लिए ये अच्छा नहीं था। वो किसी भी कीमत पर सीक्रेट स्टैश में जाना चाहता था। शिवांग ने कहा, ये हेयर पिन तो बहुत छोटी बात है, आपने मेरी जान बचाई इसलिए मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। श्री ने स्माइल किया और कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये बहुत छोटी बात है। अगर आप ये कंडीशन नहीं मानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर मानते हैं तो आपको ये पिन लेनी होगी और उन तक पहुंचानी होगी जिनकी ये है। श्री को इतना फर्म देखकर शिवांग मान गया और उसके पास से पिन ले ली। इसके बाद श्री वहां से चला गया। अब अगर शिवांग को श्री से मिलना था तो उसे सीक्रेट स्टैश खुलने तक का इंतजार करना पड़ेगा। वो उस पिन को देख रहा था और सोच रहा था कि श्री ने जो कहा था वो सच था या फिर नहीं। शिवांग ने सोचा कि उसके पास कुछ दिन थे इसलिए वो इस पिन के मालिक को ढूंढने की कोशिश करेगा। इस वक्त अहान अपने रूम में था और बहुत थका हुआ था। उसे बहुत सीरियस इंटरनल इंजरीज हुई थी और उसकी स्ट्रेंथ भी खास कुछ अच्छी रिकवर नहीं हुई थी। उसे रेस्ट की जरूरत थी, पर इस वक्त उसके दिमाग में बस दो ही बातें चल रही थी। एक तो वो जानना चाहता था कि उसे मारने की सुपारी किसने दी थी, और दूसरा वो उस नशेड़ी आदमी को जान से मारना चाहता था। जब अहान की आंख खुली तब लैला उसके पास बैठी हुई थी। वो नहीं जानती थी कि वो उसके पास कब से थी, पर उसे देखकर अहान का दिल पिघल गया था। उसने अब तक जो भी किया था अहान सब भूल गया था, क्योंकि वो उसके साथ थी जब वो आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा था। अहान को दवाई लेना पसंद नहीं था, पर फिर भी उस वक्त उसे जहर का एंटीडोट लेना जरूरी था।
लैला ने उसे दवाई में चीनी मिलाकर दे दी, जिससे उसका कड़वा टेस्ट बिल्कुल चला गया। शिवांक आहान से मिलने के लिए आया। जब वो वहां पर आया तब वो कुछ बोल पाता उससे पहले आहान ने कहा, मेरी एक इंसान को ढूंढने में मदद करो। शिवांक ने कोई सवाल नहीं किया बल्कि कहा, ठीक है। आहान हैरान था शिवांक इतनी आसानी से उसकी बात कैसे मान गया था। उसने कहा, अब तुम बोलो क्या मदद चाहिए तुम्हें, पर एक बात मैं पहले तुम्हें बता दूं कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा क्या। शिवांक ने स्माइल किया और कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरी बात मान जाओगे। आहान को भी समझ नहीं आया था कि शिवांक को उस पर इतना भरोसा क्यों था। वो भी ऐसा भरोसा था कि वो खुद उसके लिए फैसला ले लेता था। आहान ने कहा, भले ही कोई भी बात हो, इस बार मैं मना कर सकता हूँ। शिवांक ने उसे देखा और स्माइल करने लगा। ये देखकर आहान समझ गया था कि उसके मजाक को उसने सीरियसली नहीं लिया था। आहान ने कहा, अब बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। शिवांक ने आहान को उसकी और श्री के मीटिंग के बारे में बताया। उसने कहा, श्री सीक्रेट स्टैश में जाना चाहता है, जिसके लिए मैं मान गया हूँ। आखिर उसने मेरी जान बचाई थी। आहान के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि बहुत सारे पावरलेस लोग थे जो सीक्रेट स्टैश में जाना चाहते थे और कोई ना कोई तिगड़म लगाने की कोशिश जरूर करने वाले थे। इसके बाद शिवांक ने बहुत सीरियसली आहान से पूछा, आहान, क्या तुम इस श्री को जानते हो? क्या आहान श्री को जानता होगा? क्या उसने कभी उसके बारे में या उसका नाम सुना होगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। शिवांक से एक आदमी मिलने आता है जिसका नाम श्री होता है, जो चाहता है कि वो उसे सीक्रेट स्टैश में जाने दे, जिसके बदले वो उसे एक हेयर पिन देता है। ये हेयर पिन इतनी खास नहीं होती है जितना खास इसका ओनर होता है। जब शिवांक पर हमला होता है तब वो उसकी जान बचा लेता है, और जिससे शिवांक बहुत खुश हो जाता है और उसे सीक्रेट स्टैश में भेजने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो आहान से मिलने जाता है और उसे एक आदमी को ढूंढने के लिए कहता है। इसके बाद शिवांक आहान को उसकी और श्री की मीटिंग के बारे में बताता है और आहान से पूछता है कि क्या वो उसे जानता है। आहान ने जब ये नाम सुना तब उसने सोचने की कोशिश की, पर उसे श्री नाम के किसी इंसान से मिलना याद नहीं आया था। बहुत सोचने के बाद आहान ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं श्री नाम के किसी आदमी से पहले मिला हूँ। इसके बारे में मैंने शायद अभी तुमसे ही सुना है। शिवांक ने कहा, वो बहुत पावरफुल है, इसलिए मुझे लगा कि तुम शायद पता होगा। इसके बाद शिवांक ने एक पॉज लिया और कहा, अभी जरूरी ये आदमी नहीं है, बल्कि ये हेयर पिन है। उसने वो पिन निकालकर पहले ही आहान के सामने रख दी थी। आहान उस पिन को बहुत क्यूरियसली देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने उस पिन को पहले कभी देखा था, पर कहां ये उसे याद नहीं आ रहा था। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, ये पिन तुम्हें श्री ने दी है और ये किसी ऐसे आदमी की है जिसे हमें ढूंढना है। शिवांक ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, सीक्रेट स्टैश खुलने में अभी कुछ दिन बाकी है, इसलिए मैंने सोचा कि हम इस आदमी को ढूंढ सकते हैं। इसके बारे में सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है। आहान भी इस पिन के बारे में जानना चाहता था और उसे इस आदमी से भी मिलना था, इसलिए वो मान गया। इतना ही नहीं, उसे लगा कि श्री भी बहुत पावरफुल है, इसलिए वो मान गया। शायद इस बहाने उसे श्री से मिलने का भी मौका मिल जाए। इस वक्त जयपुर के एक पार्क में राका बैठा हुआ था। वो वहां पर आराम से बैठा हुआ था और अखबार पढ़ रहा था। ऐसा बहुत कम होता था जब जयपुर का मौसम इतना सुहाना हो, इसलिए राका अपना टाइम बहुत एंजॉय कर रहा था। उसके अखबार नीचे रखने के थोड़ी देर बाद वहां पर कोई आया। राका ने उस आदमी से पूछा, क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, जो उसे मारने गया था वो मर गया है। राका ने कहा, ये तो होना ही था। उसके साथ प्रभात है तो फिर वो कैसे बच सकता था? अगर मैं होता तो उसे मार सकता था, पर ये किसी और की बस की बात नहीं है। उस आदमी ने कहा, उसे प्रभात ने नहीं मारा है, बल्कि किसी और ने मारा है। राका ये सुनकर थोड़ा हैरान था, इसलिए उसने पूछा, वो वर्मा फैमिली से मिलने क्यों आया था? उस आदमी ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे वो उनसे सीक्रेट स्टैश के बारे में बात करने गया था। राका चुप हो गया। जब से हर्षद वर्मा वापस आया था तब से वर्मा फैमिली बहुत ऊपर उठ गई थी और डेजर्ट वुल्फ की पोजीशन उनके सामने अच्छी नहीं थी। राका ने उस आदमी से पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? उस आदमी ने कहा, आहान रायजादा अभी जयपुर में है। राका ने कहा, वो भी यहाँ है? तुम्हें कैसे पता? उस आदमी ने कहा, हमारे आदमियों ने शिवांक को उससे मिलने जाते हुए देखा था। वो बहुत वक्त से यहाँ पर है। राका ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि उनके बीच में क्या बात हुई थी? उस आदमी ने कहा, पता नहीं। राका चुप हो गया। उन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी ये तो वो नहीं जान सकता था, पर यह आदमी आहान के बारे में क्या सोचता था वो पता लगाया जा सकता था, इसलिए उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है आहान यहाँ क्यों है? उस आदमी ने कहा, उस चीज के लिए जिसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। आहान भी यहाँ पर सीक्रेट स्टैश के लिए ही आया है। राका ने उसकी तरफ देखा और कहा, पर तुम तो यहाँ उसके लिए नहीं आए हो। राका के सामने इस वक्त जो आदमी था वो डेजर्ट वुल्फ का आदमी नहीं था। वो वहां पर सिर्फ राका से मिलने आया था और उसे ये बताने आया था कि वो स्वॉर्ड किंग से डील करना चाहता है। उसके मन में वर्मा फैमिली के लिए जो नफरत थी वो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। राका भी इस बात को अच्छे से जानता था। उस आदमी ने कहा, हाँ, ये सच है कि मैं यहाँ पर सीक्रेट स्टैश के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ वर्मा फैमिली से बदला लेने आया हूँ। उसकी बात सुनकर राका भी बहुत खुश हुआ। उसने कहा,
मैं प्रार्थना करूंगा कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो, क्योंकि जो तुम चाहते हो वो ही मैं भी चाहता हूँ। वो आदमी मुस्कुराया और उसने कहा, ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। इस वक्त हर्षद वर्मा के भरोसे है, इसलिए सारा भार उन पर है। पर ऐसा कुछ जरूर होगा जो उसकी कमजोरी होगी। मुझे बस उसे ढूंढना है और सीक्रेट जानना है। राका ने कहा, पर क्या होगा? ये तो एक सीक्रेट है ना? उस आदमी ने कहा, सीक्रेट है तो क्या हुआ, शिवांग को उसके बारे में जरूर पता होगा। इस सीक्रेट की वजह से हर्षद जयपुर आया होगा और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। राका उस आदमी की बातें सुनकर हैरान था। उसने कहा, तुम्हारे पास कोई प्लान है? उस आदमी ने कहा, जब सीक्रेट स्टैश खुलेगा तब प्रभात उसमें जाएंगे। तब वर्मा फैमिली का हेड बाहर अकेला होगा और तब मैं मौके का फायदा उठाऊंगा और अपनी चाल चलूंगा। राका जोर से हंसा और उसने कहा, सही है। जो अभी तक सही से होगा भी नहीं है, वो वर्मा फैमिली के हेड आखिर कैसे बन सकता है? ये कोई मजाक तो नहीं है ना? वो आदमी भी राका के साथ हंसने लगा। शिवांक और आहान एक साथ जयपुर शहर से थोड़ा दूर एक गांव में घूम रहे थे, पर उन्हें जैसा श्री ने बताया था वैसा कुछ नहीं मिल रहा था। शिवांक को श्री की बातों पर शक होने लगा था। शिवांक ने कहा, शायद हम सही जगह पर नहीं ढूंढ रहे हैं। आहान को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो मिले या ना मिले इससे आहान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था। जब वो एक रोड के एंड पर पहुंचे तब उन्हें एक आदमी मिला। शिवांक ने उससे पूछा, क्या आप यहाँ पर किसी शर्मा फैमिली को जानते हैं? कोई ऐसा जिनका सरनेम शर्मा हो? पहले उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो बहुत देर से इस शर्मा सरनेम वाले आदमी को ढूंढ रहे थे, पर कोई ऐसे इंसान को नहीं जानता था। पर सरप्राइजिंगली उस आदमी ने कहा, आप उस अपाहिज को ढूंढ रहे हैं क्या? अपाहिज शब्द सुनकर शिवांक को बहुत अजीब लगा, क्योंकि श्री ने उसे उस आदमी का लास्ट नहीं बताया था। पिन के बारे में बताया था, पर यह नहीं बताया था कि वो अपाहिज है। पर उन दोनों के पास कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो बस उस आदमी से मिलकर अपनी किस्मत ही आजमा सकते थे। शिवांक ने कहा, क्या आप जिसकी बात कर रहे हैं उनका सरनेम शर्मा है? वो आदमी थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसने कहा, दरअसल उनका नाम क्या है ये मैं भी नहीं जानता हूँ। बहुत सालों से न किसी ने उनका नाम पूछा है और ना कोई उनसे मिलने आया है, इसलिए उनका नाम पूरा तो मुझे भी नहीं पता है, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो शर्मा है। ये बातें आहान को बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि जिस हिसाब से श्री ने उनके बारे में बताया था उनका नाम कोई भूलना नहीं चाहिए था। आहान ने कहा, शायद ये वो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। शिवांक को भी लग रहा था कि ये वो आदमी नहीं है, पर उसके हिसाब से देखकर आने में कोई हर्ज नहीं था, इसलिए उसने उस आदमी से कहा, क्या आप हमें उनके घर ले जा सकते हैं? अगर वो एक बार देख लेंगे तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी, और वैसे भी उनके पास बहुत टाइम था। वो आदमी उन लोगों को एक पुरानी सी झोपड़ी में ले आया था। उसने कहा, वो यहाँ पर रहते हैं, ये हमारे गाँव का बहुत गरीब आदमी है। शिवांक और आहान के लिए यह आखिरी उम्मीद थी। शिवांक ने उस आदमी को थैंक यू बोला और फिर आहान से कहा, चलो यहाँ अपनी किस्मत आजमाते हैं। जैसे ही वो घर की तरफ जाने वाले थे, घर में से एक आदमी निकला। उन्होंने बहुत गंदे कपड़े पहने हुए थे और वो छड़ी की मदद से चल रहे थे। वो बहुत बूढ़े भी थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत साधारण से इंसान थे। उनका एक पैर सही नहीं था, इसलिए वो छड़ी की मदद से चल रहे थे। उस आदमी ने सही कहा था कि वो अपाहिज थे। जब आहान और शिवांक उस आदमी को देख रहे थे तब वो भी उन्हें देख रहे थे। उन्होंने उन दोनों को देखा और फिर नजरें फेर ली। शिवांक एक बार ट्राई करना चाहता था, इसलिए उसने पिन निकाली और उसने उस आदमी से पूछा, सर क्या आप इस पिन को पहचानते हैं? बूढ़े आदमी ने पहले पिन को देखा और फिर शिवांक को देखा। इसके बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता। जब उस आदमी ने सीधे तरीके से मना कर दिया था तब शिवांक को विश्वास हो गया था कि वो आदमी नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे थे। पर उस आदमी को देखकर शिवांक ने पूछा, क्या आपका सरनेम शर्मा है? उस आदमी ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो अपना नाम भूल चुके थे और उन्होंने कहा, ऐसा लग तो रहा है कि ये मेरा सरनेम शर्मा है। शिवांक ने कहा, क्या आप अपना नाम भूल गए हैं? उस आदमी ने कहा, बहुत वक्त हो गया है, किसी ने मेरा नाम नहीं लिया है, इसलिए मैं भूल गया हूँ। वैसे भी कुछ बातें भूल जाना ही अच्छा है। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी के मन में बहुत दर्द था, और ऐसा दर्द किसी सिंपल आदमी का नहीं हो सकता है। उन दोनों को एक बार के लिए लगा कि वो सिंपल नहीं है। जब उन्हें लगा कि वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं तब वो दोनों वहां से जाने लगे। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। जब वो वहां से जा रहे थे तब वहां पर कुछ गुंडे आ गए। जब आहान उन्हें देख रहा था तब एक आदमी ने कहा, क्या कर रहा है अबे? आके निकाल करना, हाथ में दे दूंगा। आहान ये बात सुनकर बहुत नाखुश हो गया था, पर उसने उन्हें सीरियसली नहीं लिया था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और बस उन्हें घूरता रहा। आहान के घूरने से वो थोड़ा घबरा गए, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने आहान को इग्नोर किया और आगे आ गए। उन्हें उस बूढ़े आदमी से काम था। उस लीडर ने उस आदमी से कहा, अरे ओ अंकल जी, महीना खत्म होने को आया है, अब तो हमारे पैसे दे दो। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने उस बूढ़े आदमी को कुछ पैसे दिए थे जो अब वो वापस चाहते थे। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आपको यहाँ से कोई कीमती चीज ले जानी है तो आप ले जा सकते हैं। ये बात सुनकर वो लीडर नाराज हो गया और उसने कहा,
अंकल जी फालतू बकवास मत करो। आपने मुझसे 80,000 रुपए लिए थे और अब उन्हें वापस करने में नाटक कर रहे हैं। अरे अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए पैसे लिए थे ना, अब वापस नहीं कर रहे हो? हमें भी तो कमाई करनी पड़ती है, हमने कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं खोली रखी है। वो आदमी उस बूढ़े आदमी से पैसे चाहता था पर उसके पास पैसे नहीं थे। जनरली ऐसे सिचुएशन में आहान आगे आकर मदद कर देता था, पर इस बार वो पीछे खड़ा था। आहान के अलावा शिवांग भी कुछ नहीं बोल रहा था। ये देखकर आहान ने कहा, तुम पीछे खड़े होकर क्या देख रहे हो? शिवांग ने कहा, तुम भी तो आगे जाकर मदद नहीं कर रहे हो। आहान ने कहा, मैं तो अच्छा इंसान नहीं हूं इसलिए आगे नहीं जा रहा हूं। तुम भी मेरे जैसे हो क्या? शिवांग ने नाम में गर्दन हिलाई और कहा, मैं इंसान तो अच्छा हूं और मदद करने के लिए भी तैयार हूं। आहान ने कहा, फिर क्या सोचकर रुके हो? तुम्हारे लिए 80,000 रुपए कौन सी बड़ी बात है? जाओ और मदद करो उनकी। शिवांग मुस्कुराया और बोला, अभी नहीं। शिवांग की बात सुनकर आहान समझ गया था कि वो क्या सोच रहा था। वो जानना चाहता था कि ये बात आगे कहां तक जाने वाली थी। इससे वो अंदाजा लगाना चाहता था कि वो आदमी कौन था और उनका बेटा कौन था और उसे क्या हुआ था। क्या शिवांग और आहान उस आदमी के बारे में और जान पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आहान किसी श्री नाम के आदमी को नहीं जानता था और आहान उस पेन को पहचानता था, पर अभी उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने वो कहां देखी थी। राका और एक आदमी वर्मा फैमिली को खत्म करने की बात करते हैं। शिवांग और आहान उस पेन के मालिक को ढूंढने जाते हैं और एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं, पर उन्हें लगता है कि ये वो आदमी नहीं है। जब वो वहां से वापस जा रहे होते हैं तब कुछ गुंडे उस बूढ़े आदमी से पैसे मांगने आ जाते हैं। आहान और शिवांग उनके बारे में और जानने के लिए वहीं पर खड़े रहते हैं। जब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, तब उन गुंडों का लीडर कहता है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हमें आपका घर बेचना पड़ेगा, फिर खाते रहना दर दर की ठोकरे, बिना छत के तो आप मर जाएंगे। बूढ़े आदमी को इस धमकी से खास फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, एक दिन तो मुझे मरना ही है, इसलिए कल मरता आज मर जाऊंगा। वैसे भी मेरी जिंदगी के कितने ही दिन बचे हैं, अगर पहले मर गया तो अपने बेटे को तो देख लूंगा। ये बातें सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने सालों से उसका सामना कभी ऐसे इंसान से नहीं हुआ था जो डरता नहीं था। वो इस बूढ़े आदमी पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। उसने कहा, ओ अंकल, आपको क्या लगता है मैं आपका घर बेच नहीं सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं। ये सुनकर उस आदमी को और गुस्सा आया और वो उन्हें मारने के लिए आगे आने ही वाला था कि इतने में उसके साथी ने उसे रोक लिया और कहा, भाई भाई, अगर आपने इन्हें मारा तो ये मर गया तो ये बात कोर्ट तक चली जाएगी और हम धक्के खाते रह जाएंगे। शिवांग को लगा कि ये सही वक्त है, इसलिए वो आगे आया और उसने कहा, जो भी अमाउंट है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। जब उस आदमी ने ये बात सुनी तब वो शिवांग को देखने लगा। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, तुम सच में इनके बदले पैसे दोगे? शिवांग ने हाँ में सिर हिला दिया। उस आदमी के साथ जो बाकी लोग थे वो हंसने लगे। उस लीडर ने कहा, ठीक है, अमाउंट ज्यादा नहीं है, 80,000 रुपए कैश दोगे या बैंक ट्रांसफर करोगे? पर इससे पहले शिवांग कुछ बोल पाता उस आदमी ने फिर से कहा, वैसे तुम किसी और के लिए पैसे दे रहे हो इसलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट दे देता हूँ, तुम मुझे 70,000 रुपए दे सकते हो। उसे डर था कि शिवांग उसे गलत न समझ ले, इसलिए उसने पहले ही पैसे कम कर दिए। इस बात पर शिवांग मुस्कुराने लगा। उसने अपनी पॉकेट से पर्स निकाला जिसमें से उसने पूरे 80,000 रुपए निकाले, पर वो उसे सीधा उस आदमी के हाथ में नहीं दिए बल्कि उससे कहा, ये पूरे 80,000 हैं, पर मैं ये तुम्हें तब दूंगा जब तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दोगे। ये सुनकर उस आदमी को बहुत हैरानी हुई। उसे विश्वास नहीं था कि ऐसे मतलबी जमाने में कोई किसी के पैसे भर सकता था। उसे लगा कि शायद शिवांग उससे जवाब जान लेगा और फिर उसे पैसे नहीं देगा। उस आदमी का ये कंफ्यूजन देखकर शिवांग समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है। उसने उस आदमी को 40,000 रुपए दिए और कहा, अब तो मेरी बात पर भरोसा कर लो। हाथ में 40,000 रुपए आने के बाद वो बहुत खुश हो गया और उसने कहा, ठीक है, तुम्हें जो सवाल पूछना है पूछ लो, अगर मेरे पास जवाब हुआ तो मैं जवाब दे दूंगा। उस बूढ़े आदमी को विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता था। जब वो लीडर शिवांग के पास आ गया था तब वो बूढ़ा आदमी लकड़ी काटने चला गया था। वो बहुत अजीब आदमी था और आहान लगातार उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। शिवांग ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उस आदमी से पूछा, तुमने कहा था कि उन्होंने अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए पैसे लिए थे, क्या चल रहा है? उस आदमी ने कहा, अच्छा तो तुम्हें ये जानना है, 2 साल पहले इनके बेटे की किडनी फेल हो गई। डायलिसिस करवाने के लिए इन्हें पैसे की जरूरत थी। इन्होंने मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगे थे, पर उस वक्त मेरे पास 80,000 रुपए थे जो मैंने इन्हें दे दिए। अब वो लौटा नहीं रहे और मेरे पास भी पैसे खत्म हो रहे हैं। जब वो आदमी ये बात बता रहा था उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो कितना डिसअपॉइंटेड था। शिवांग ने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर उनके बेटे का क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, होना क्या था, किडनी फेल होने के बाद वो जिंदगी से फेल हो गया। शिवांग ने पूछा, तो इनके बेटे की मौत के बाद इनका कोई और रिश्तेदार नहीं है? उस आदमी ने कहा, नहीं, कभी सुना तो नहीं है, ये बहुत सालों से यहाँ पर है और मैंने कभी किसी रिश्तेदार के बारे में नहीं सुना है। मैंने सुना है कि ये कहीं से भाग कर आए। शिवांग ने कुछ सोचा और अब उसके पास पूछने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। वो समझ गया था कि वो आदमी एक बहुत ही सिंपल और ऑर्डिनरी आदमी था। ये वो आदमी नहीं था जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। उस आदमी को बाकी के पैसे देने के बाद शिवांग ने आहान को चलने के लिए कहा। तब उसने देखा कि वो बहुत अजीब तरीके से उस बूढ़े आदमी को देख रहा था। शिवांग ने आहान को कहा, क्या हुआ? शिवांग की आवाज सुनकर आहान का ध्यान वापस आया। उसने कहा,
ये उतने सिंपल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। शिवांक ने कंफ्यूजन में पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आहन ने कहा, इनके हाथ की मूवमेंट्स बहुत फास्ट हैं। वो जिस तरह से लकड़ी काट रहे हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। शिवांक ने कहा, तो तुम क्या कहना चाहते हो, ये मार्शल आर्ट्स जानते हैं? आहन ने कहा, ये सिर्फ मार्शल आर्ट्स जानते नहीं है बल्कि बहुत पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। शिवांक ने इस वक्त उस आदमी के लिए जो सोचा था वो उसे भूल गया था और उस आदमी को गौर से देखने लगा। वो आदमी बहुत सफाई से लकड़ी काट रहे थे। शिवांक भी उन्हें देखकर थोड़ा हैरान हो गया था, इसलिए उसने कहा, तुम्हें पूरा यकीन है? आहन ने कहा, हाँ मुझे पूरा यकीन है, मैं गलत नहीं हो सकता। शिवांक को आहन की बात पर पूरा भरोसा था। वो एक बार फिर उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसने कहा, सर मैंने आपका पैसों का मामला सेट कर दिया है। बूढ़े आदमी ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्होंने उसकी बात सुनी ही नहीं थी। ये देखकर शिवांक को ना बुरा लगा और ना ही उसे गुस्सा आया। उसने कहा, मैं यहाँ पर सिर्फ इस पिन के बारे में पता करने आया हूँ। अगर आपने मना कर दिया तो हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे और आपको फिर परेशान नहीं करेंगे। पर अभी भी उस आदमी ने कुछ नहीं कहा था। वो बस लकड़ी काटने में बिजी था। उसने ना हाँ कहा था और ना। जब वो कुछ नहीं कर रहा था तब शिवांक के लिए वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। वो वहां पर पिन का मालिक ढूंढने इसलिए आया था ताकि वो पिन उसे दे दे, ना इसलिए क्योंकि वो कंफ्यूज थे। पर जब वो कुछ नहीं बोलना चाहते थे तब शिवांक ने मन में सोचा, पता नहीं सच क्या है पर मैं इन्हें फोर्स तो नहीं कर सकता। इसके बाद जब शिवांक आहन के साथ वापस जाने लगा तब उस आदमी ने कहा, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और कभी भी मर सकता हूँ। तुम दोनों मुझे ढूंढते हुए यहाँ क्यों आए हो? शिवांक और आहन दोनों मुस्कुराने लगे। जब तक वो बात करने के लिए तैयार थे तब तक स्कोप था। शिवांक ने कहा, श्री नाम के आदमी ने हमें आपको ढूंढने के लिए कहा था। शिवांक अब श्योर हो गया था कि वो आदमी उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा। श्री उनसे सिर्फ इतना चाहता था कि वो इस आदमी को ढूंढ लें। वो आदमी भी श्री को जानते थे। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है, वो बहुत अच्छा लड़का है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये बात सुनकर शिवांक ने कहा, वो अच्छा तो है पर साथ में झूठा भी है। वो आदमी नहीं जानता था कि उसने ऐसा क्यों कहा था पर उसे जानने की जरूरत भी नहीं थी। उसने आहन और शिवांक को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया और उन्हें घर में चलने के लिए कहा। जब उन्होंने अपनी छड़ी उठाई तब शिवांक उनकी मदद करना चाहता था पर उन्होंने मना कर दिया। जब वो घर में घुसे तब वहां पर कुछ भी नहीं था, बस एक टेबल और कुछ स्टूल्स थी जिन पर मिट्टी लगी हुई थी। वो आदमी एक स्टूल पर बैठ गए और उन्होंने उन दोनों को भी बैठने के लिए कहा। स्टूल साफ करने के बाद वो लोग भी बैठ गए। बूढ़े आदमी ने कहा, ये पिन मेरी है भी और नहीं भी है। दोनों बहुत कंफ्यूज हो गए पर उन्होंने कुछ नहीं बोला और उस आदमी के बोलने का इंतजार किया। उन्होंने अपनी बात कंटिन्यू की, ये पिन एक बहुत खूबसूरत लड़की की है। अगर वो मर नहीं गई होती तो अब तक बहुत बूढ़ी होती। वो शायद सबसे सुंदर बूढ़ी औरत होती। वो कैसी दिखती थी ये मुझे अभी भी याद है, पर सिर्फ ख्यालों में। अगर कोई मुझे उसकी याद न दिलाए तो शायद मैं उसे भूल जाता। इस पिन के पीछे जो लोग, उनकी जो कहानी थी उसमें शायद प्यार था, मौत थी और सबसे ज्यादा जरूरी दुख था। आहन ने पूछा, क्या आप उनकी मौत से दुखी हो? उस आदमी ने कहा, पहले था, बहुत दुखी था। उसकी मौत के बाद मुझे ऐसा लगता था जैसे जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, पर अब मैं वो सब भूल चुका हूँ। अब मुझे दुख क्या होता है ये अच्छे से याद नहीं है। फिर वो कुछ सोचने लगा और उन्होंने कहा, ऐसा शायद इसलिए हुआ है क्योंकि मैं उसके बारे में भी भूल गया। फिर एक पॉज के बाद उन्होंने कहा, पर ये सब पास्ट की बातें हैं। वो आदमी भले ही ये बोल रहे थे पर आहन और शिवांक को नजर आ रहा था कि वो कितने दुखी थे। वो उनकी यादों को कभी भूल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने भी इसके बारे में आगे बात करके उन्हें दुखी नहीं किया। फिर पिन वापस शिवांक को देने के बाद उन्होंने पूछा, अगर तुम दोनों मुझे इस पिन की वजह से ढूंढने आए हो तो फिर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते होगे ना? पूछो, क्या पूछना है? अब दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे श्री ने कुछ झूठ नहीं बोला था। वो उस पिन के बारे में जानते थे पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये पिन उनके किस काम की थी। उसका मार्शल आर्ट्स बहुत हाई लेवल का था, पर क्या वो ग्रैंड मास्टर के लेवल का था? शिवांक फैमिली हेड था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो आहन की तरफ देख रहा था और आहन के दिमाग में इस वक्त कुछ और चल रहा था। आहन ने कुछ सोचा और कहा, सर क्या आप पहले भी मास्टर सूर्या की सेबर टेक्निक यूज करते थे? ये बात सुनकर वो आदमी बहुत हैरान हो गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तकनीक के बारे में किसी को पता होगा। जिस मास्टर सूर्या की आहन बात कर रहा था वो एक टाइम पर बहुत पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट थे और ग्रैंड मास्टर थे। उन्होंने अपने एक सेबर टेक्निक बनाई थी जिसकी वजह से वो बहुत ऊपर पहुंच गए थे, पर इस तकनीक के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी को सेबर टेक्निक के बारे में पता होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी ने पहले इस तकनीक को देखा नहीं था, पर आहन ने इसके बारे में एक बुक में पढ़ा था। उसके मास्टर नारायण उसे अक्सर इन सब के बारे में बताते ही रहते थे। आहन को जब भरोसा हो गया था कि वो सेबर टेक्निक जानते थे तब उसने कहा, क्या आप ये सेबर तकनीक मुझे पास ऑन कर सकते हैं? आहन जानता था कि उसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो गलत था। शायद कोई अपनी सीक्रेट ट्रिक ना बताना चाहे, पर फिर भी आहन ने बोल दिया था। वो आदमी बहुत देर तक आहन को देखते रहे पर उनके चेहरे पर कोई गुस्सा या कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे।
आहान को भी वो आदमी नॉर्मल लगा, इसलिए वो भी बहुत रिलैक्स था। उस बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, सेबर टेक्निक किसी को पता होनी ही चाहिए। आहान ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि अगर इस आदमी का मन हुआ तो वो तकनीक पास करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तब भी आहान का कोई नुकसान नहीं था। क्या वो आदमी आहान को इस तकनीक के बारे में बताएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। शिवांग उन आदमियों को पैसे देने के लिए मान जाता है और उनसे उस बूढ़े आदमी के बारे में सवाल करता है। उनसे बात करने के बाद शिवांग श्योर हो जाता है कि वो बस एक साधारण से इंसान है, पर आहान उनके हाथ के मूवमेंट्स देखकर पहचान जाता है कि वो बहुत पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। फाइनली वो आदमी उस पिन को पहचान लेता है और उनसे कहता है कि ये लड़की की है जो अब इस दुनिया में नहीं रही है। आहान जब उनसे सेबर टेक्निक के बारे में पूछता है तो वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने नहीं सोचा था कि उसके बारे में किसी को पता होगा। आहान वो तकनीक सीखना चाहता है। बूढ़े आदमी से बात करने के बाद दोनों उनके घर से खाली हाथ निकल गए। उन्होंने आहान को सेबर के बारे में नहीं बताया था। जब शिवांग ने उनसे कहा था कि वर्मा फैमिली उनका ख्याल रख सकती है, तभी उन्होंने मना कर दिया था और कहा कि वो यहाँ पर अकेले रहना चाहते थे। इस बात से दोनों को ही कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों का कोई नुकसान नहीं था। जो आदमी राका से मिला था वो मीनू के साथ था। दोनों एक बहुत शांत और खूबसूरत रास्ते पर चल रहे थे। मीनू ने मजाक में कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये इतनी सुंदर जगह है कि कहीं तुम अपने प्यार का इजहार तो नहीं करने वाले हो? उस आदमी ने कहा, इस मीनू, आप मेरे दिल की बात समझ गई हैं। अब मेरे बोलने का क्या फायदा होगा? ये बात सुनकर मीनू हैरान हो गई थी, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वो मजाक की बात का जवाब इस तरह देगा। पर उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, तुम मुझे मिस मीनू क्यों बोलते हो? सिर्फ मीनू बोला करो। मैं भी तो तुम्हें मानस ही बोलती हूँ। उस लड़के का नाम मानस था। उसने कहा, ठीक है, मैं आपसे आपको सिर्फ मीनू ही बोलूंगा। इसके बाद मीनू ने कहा, तुम भी बोल सकते हो। ये बताओ कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या बात करना चाहते हो तुम? मानस ने कहा, दरअसल मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। मीनू ने कहा, क्या सवाल है? मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मैं सब सवालों के पूरे जवाब नहीं दूंगी। मानस ने कहा, आप जितना बताना चाहे उतना बता सकती हैं। मीनू ने कहा, ठीक है। मानस मुस्कुराया और उसने मीनू से कहा, मैंने सुना है कि एक बार आपको वर्मा फैमिली ने किडनैप कर लिया था। इसके बारे में डेजर्ट वुल्फ जानता था, इसलिए उसने झूठ नहीं बोला और कहा, हाँ ऐसा हुआ था। तो मीनू के हिसाब से इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। इसके बाद मानस ने कहा, फिर आप वापस कैसे आई? उन्होंने आपको छोड़ दिया या फिर आप वहां से भाग कर आई? एक्चुअली मुझे सच नहीं पता है, आप ही बता सकती हैं। मीनू के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने कहा, इतना सब तुम्हें क्यों जानना है? तुमने जो सुना है वो सच है और यकीन नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन करवा लो, मुझसे सवाल मत पूछो। जब मीनू के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे तब मानस समझ गया था कि वो कुछ छिपा रही है, पर मीनू बोलना नहीं चाहते थे, इसलिए मानस ने भी उसे फोर्स नहीं किया था। उसने कहा, मैं तो बस क्यूरियस था इसलिए पूछ लिया। ऑफ कोर्स मैं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाऊंगा। मैं तो बस जानना चाहता था कि आप वहां पर किसी वर्मा फैमिली के मेंबर से मिली थी क्या? मीनू समझती थी कि मानस के दिमाग में क्या चल रहा था। राका ने उसे बताया था कि मानस हर्षद वर्मा से कितनी नफरत करता था। मीनू नहीं जानती थी कि इस नफरत की वजह क्या थी और ना ही उसे ये बात जानने में कोई इंटरेस्ट था। वो जानती थी कि उसके लिए सब कुछ जानना पॉसिबल नहीं है। मीनू मुस्कुराई और उसने कहा, तुम वर्मा फैमिली के बारे में जानना चाहती हो ताकि उनसे डील करने में आसानी हो, है ना? ये बात सुनकर मानस हैरान हो गया था, क्योंकि उसने कोई भी बात डायरेक्टली नहीं पूछी थी। फिर भी मीनू उसके मन की बात समझ गई थी। उसने कहा, अगर हम अपने दुश्मन को अच्छे से पहचान जाए तो तभी उनसे बेटर तरीके से डील कर पाएंगे। मीनू ने कहा, जिसने मुझे किडनैप किया था वो इस वक्त वर्मा फैमिली का हेड है, शिवांक वर्मा। मानस ने कहा, मैंने भी उसके बारे में बहुत सुना है और उसके बारे में जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ। वो बहुत पावरफुल और इंटेलिजेंट है। मीनू ने जवाब दिया, अगर वो पावरफुल नहीं होता तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे किडनैप कर पाता। मानस ने कहा, पर ये सब इतने सिंपल नहीं है। शिवांक वर्मा फैमिली में सबसे लास्ट में आता है और अब वो फैमिली हेड है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास तो कोई मार्शल आर्ट स्किल्स भी नहीं है। फिर वो इस मुकाम तक कैसे पहुंच सकता है? मीनू सीरियस हो गई और उसने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है? मानस ने कहा, वीरेन वर्मा की मौत के बाद डेजर्ट वुल्फ जानते थे कि वर्मा फैमिली कोलैप्स कर जाएगी, इसलिए उन्होंने प्रभात को अपना अगला टारगेट बनाया था। इस वक्त शायद वो लोग कुछ प्लान कर ही रहे थे। शायद शिवांक कुछ पहले से जानता हो। मीनू समझ गई थी कि मानस क्या कहना चाहता था। उसने कुछ सोचा और कहा, ऐसा नहीं हो सकता। उनमें से कोई भी डेजर्ट वुल्फ के साथ काम करे, ये पॉसिबल नहीं है। जो प्लान था डेजर्ट वुल्फ ने अकेले बनाया था। इसके बाद दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। मीनू से मिलने के बाद मानस एक बार में आ गया। वहाँ पर कोई पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसने मानस को पानी दिया और पूछा, प्लान कैसा चल रहा है? मानस ने कहा, सब सही है। डेजर्ट वुल्फ के लोगों को मुझ पर शक नहीं हुआ है। उस आदमी ने कहा, सही है। मानस ने अपना सर हिलाया और कहा, सब इतना आसान नहीं है जितना मैं सोच रहा था। डेजर्ट वुल्फ बहुत चालाक है। इस पर उस आदमी ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मानस ने कहा, डेजर्ट वुल्फ अकेला नहीं है, कोई मिस्टीरियस फोर्स उनके पीछे है। कोई है जो छुपकर उनका साथ दे रहा है। उस आदमी ने कहा,
उससे हमारे प्लान पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मानस ने कहा। नहीं। तब वहां पर कोई आया और उसने पूछा, कौन है वो जो डेजर्ट वुल्फ का साथ दे रहा है? जब मानस ने उसकी तरफ देखा तो वो तुरंत पहचान गया कि वो कौन था। उसने कहा, तुम? इस वक्त उसके सामने जो खड़ा था वो अपना मुंह ढके हुए था। वो कोई और नहीं बल्कि लखन था। मानस ने उसकी तरफ देखा और रुखी टोन में कहा, मैंने तुम्हें काफी बार देखा है पर हमारे बीच में कभी दोस्ती नहीं हुई। अब यहाँ क्यों आए हो? लखन ने कहा, इतना टशन दिखाने की जरूरत नहीं है। डेजर्ट वुल्फ के बारे में तुम क्या सोचते हो वो सब मैंने सुन लिया है। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं उन्हें बता दूंगा? मानस ने कहा, तुम्हें अगर उन्हें ये बात बतानी है तो बता सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लखन ने कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये सुन मानस ने कहा, मेरे पास मजाक करने का वक्त नहीं है। ठीक है, फिर एक काम की बात करता हूँ। लखन सीरियस होकर बोला, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। मानस ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं करनी है। लखन ने कहा, मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम डेजर्ट वुल्फ को ट्रैप कर लो। मानस ने मना कर दिया, इस वक्त मेरा डेजर्ट वुल्फ को धोखा देने का कोई विचार नहीं है, इसलिए तुम चाहे कुछ भी बोल दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अगर ऐसा है तो मुझे ब्लेम मत करना। इतना बोलते ही लखन ने मानस पर अटैक कर दिया। जो आदमी मानस के साथ था उसने कहा, मानस तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे देखता हूँ। मानस ने कहा, ठीक है, पर लखन उसे ऐसे जाने देने वाला नहीं था। पर उसके सामने जो आदमी था वो भी मार्शल आर्टिस्ट था। उसने लखन को अपने साथ लगाया हुआ था और लखन की स्ट्रेंथ उससे थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए उसने उस आदमी को कंट्रोल कर लिया। इस वक्त मानस वहां से जा चुका था। कुछ दूर जाने के बाद वो रुक गया। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक ब्लैक फिगर उसकी तरफ बढ़ रही थी। मानस समझ गया था कि उसका साथी मर चुका है और लखन उसे ही ढूंढते हुए यहाँ आया है। लखन ने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। मानस ने कहा, तो तुमने फैसला कर लिया है कि अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम मुझे मार दोगे? हाँ, क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए खतरा हो। अगर मुझे अपना काम सक्सेसफुली करना है तो फिर मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। लखन की ये बात सुन मानस ने कहा, तुम मुझसे डरते हो, तुम जो सोचना चाहते हो सोच सकते हो। इतना कहने के बाद लखन आगे बढ़ने लगा, पर इतने में ही मानस ने अचानक से उस पर बहुत खतरनाक अटैक कर दिया। लखन कुछ कदम पीछे हो गया और मानस को शौक में देखने लगा। उसने कहा, तुम मार्शल आर्ट्स जानते हो? मानस ने कहा, हाँ, पर यह सीक्रेट था, लेकिन अब तुम जान गए हो, इसलिए मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी को भी पता चले। ये बात जानने वाले तुम पहले और आखिरी इंसान हो। लखन अब तक शौक से उभरा ही नहीं था। मानस के अटैक की वजह से उसका हाथ नम हो गया था। मानस फिर भी नहीं रुका था, इसलिए उसे अटैक करना ही पड़ा। दोनों के बीच में एक टक्कर वाली फाइट चल रही थी। मानस ने मन बना लिया था कि वो लखन को मार कर ही छोड़ेगा, पर लखन कुछ कम नहीं था। भले ही उसे बहुत जगह इंजरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो फाइट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त अहान सड़क पर अकेला चल रहा था। जब वो उस बूढ़े आदमी से मिलकर वापस आए थे तब तक अंधेरा हो चुका था। अहान को शिवांग की सेफ्टी की चिंता थी, इसलिए उसने पहले शिवांग को उसके होटल भेजा और अब अपने होटल जा रहा था। सड़क पर कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सारा शहर सो गया था। इस शहर में दिन के वक्त जितनी चहल पहल रहती थी, रात के वक्त उतनी ही शांति रहती थी। इस वक्त अहान भी बहुत थका हुआ था, पर तभी उसे किसी के भागने की आवाज आई। यह आवाज ज्यादा दूर से नहीं आ रही थी। अहान ने अंदाजा लगाया कि जो लोग भाग रहे थे वो शायद बहुत थके हुए थे, पर अहान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा कि शायद कोई गैंग होगी, पर उसे नहीं पता था कि कुछ ही पल में वो आवाज इतने पास आ जाएगी जैसे वो लोग उसके पास ही आ रहे हों। अहान ने देखा कि एक आदमी उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो जिस तरह से भाग रहा था, साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत सीरियस चोटें आई थी। अहान को फिगर बहुत जाना पहचाना लग रहा था। अंधेरा था और स्ट्रीट लाइट चल रही थी, इसलिए अहान उसे ढंग से पहचान नहीं पा रहा था। जब वो थोड़ा और पास आया तब अहान पहचान गया कि वो लखन है। अहान भी उसकी तरफ भागा, पर इससे पहले अहान उस तक पहुंच पाता वो बेहोश होकर गिर गया। अहान उसके पास आया और उसने देखा कि उसको बहुत सीरियस इंजरीज हुई थी। अहान लखन को उठाना चाहता था, पर जब उसने देखा कि उसे बहुत चोट आई थी और वो बेहोश है, तब उसने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले उसने देखा कि उसकी हार्ट बीट कैसी थी। इसके बाद उसने देखा कि उसे बहुत सीरियस और डेलिकेट जगहों पर इंजरी हुई थी, जो सिर्फ हॉस्पिटल जाकर ठीक हो सकती थी। अचानक से अहान को एहसास हुआ जैसे कोई उसके पीछे था। जैसे ही अहान ने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। अहान ने सोचा कि शायद उसे कोई वहम हुआ होगा। बाकी सब के लिए वो रात बहुत शांति से गुजर रही थी, पर दो लोग थे जो बहुत परेशान थे। एक था अहान और दूसरा था मानस। दोनों ही लखन की वजह से परेशान थे। मानस जानता था कि लखन मरा नहीं था, इसलिए वो बहुत बेचैन हो रहा था। लखन ने अपना QI बहुत बढ़ा लिया था, जिस वजह से वो वहां से भाग पाया था। मानस उसे भागने नहीं देना चाहता था, पर फिर जब उसने वहां पर अहान को देखा तो वो खुद वहां से भाग गया। उसने अपनी असली स्ट्रेंथ लखन के सामने दिखा दी और अब अहान के सामने नहीं दिखाना चाहता था। इसके अलावा वो अहान से डरता भी था। वो जानता था कि वो अहान को नहीं हरा पाएगा। अब उसे ये डर था कि अगर लखन नहीं मरा तो उसकी असलियत बाहर आ जाएगी। अहान लखन को वर्मा फैमिली के एक हॉस्पिटल में ले आया था। ट्रीटमेंट के बाद उसकी जान तो बच गई थी, पर वो कोमा में चला गया था। अहान अब कुछ नहीं कर सकता था। कुछ दिन पहले ही वो उसकी मदद करना चाहता था, पर अब वो खुद कोमा में था और कोई नहीं जानता था कि उसे होश कब आएगा।
ये सोचकर आहान बहुत परेशान हो रहा था। वो ये भी नहीं जानता था कि उसके साथ ऐसा किसने क्या किया था। क्या आहान मानस की असलियत जान पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आहान वहां से बिना सेबर टेक्निक सीखे निकल जाता है और वो आदमी भी शिवांग की मदद नहीं लेता। मानस पहले मीनू से मिलता है और वर्मा फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करता है। इसके बाद वो एक आदमी से मिलता है। इस वक्त वहां पर लखन भी आ जाता है और मानस के साथी को मार देता है। लखन को पता चलता है कि मानस भी मार्शल आर्ट्स जानता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। जब लखन अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है तब वो बेहोश हो जाता है और आहान उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल वर्मा फैमिली का था, इसलिए वहां पर क्या हुआ था शिवांग को पता चल गया था। इतना सीरियस चोट के बाद लखन की मौत नहीं हुई थी, इसलिए शिवांग ये भी समझ गया था कि वो कितना पावरफुल इंसान है। शिवांग ने आहान से पूछा, इनकी हालत कैसी है अब? आहान ने डिसअपॉइंटमेंट में अपना सर हिला दिया। शिवांग लखन को नहीं जानता था और आहान ने भी उसके बारे में नहीं बताया था, पर शिवांग ने उससे उसके बारे में डायरेक्टली पूछ लिया। ये कौन है? आहान ने कहा, मैं नहीं जानता ये कौन है, मुझे बस इतना पता है कि ये मुझे ढूंढता हुआ आया और मेरी मदद चाहता था। इसने मुझे अपना असली नाम नहीं बताया था, बस इतना कहा था कि मैं इसे लखन बुला सकता हूँ। शिवांग ने नाम लिया और फिर अपने साथ आए प्रभात की तरफ देखा और पूछा, प्रभात अंकल, क्या आप इसे जानते हो? प्रभात ने उसके बारे में सीरियसली सोचा और फिर मना कर दिया। आहान ने कहा, ये बहुत अलग आदमी है, ये नहीं चाहता कि किसी को भी इसके बारे में पता चले। पता नहीं ऐसा क्या राज है जो ये छुपा रहा है। शिवांग ने पूछा, ये अचानक से तुम्हें ढूंढते हुए आया है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? आहान ने कहा, इसमें डरने वाली क्या बात है, ये सिर्फ सी लाइन टावर से डील करना चाहता है और इसे मुझसे बस मदद चाहिए, इसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। और शिवांग को इस बात पर भरोसा नहीं था। उसने कहा, प्रभात अंकल ने कहा था कि जैसे लखन को इंजरीज हुई थी, ये सी लाइन टावर का काम नहीं है, ये किसी और खतरनाक इंसान का काम है। आहान ने भी लखन की चोटें देखी थी, वो भी जानता था कि उसकी चोटें बहुत ज्यादा गहरी थी, पर फिर भी उसने कहा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। शिवांग ने पूछा, ये तुम्हें कहाँ मिला था? आहान ने शिवांग को पूरी बात बता दी थी कि कैसे वो उसके रास्ते में मिला था उसे। ये बोलते बोलते अचानक आहान को बेचैनी हुई, क्योंकि जब उसने पीछे देखा था तब वहां पर कोई नहीं था। आहान सोच रहा था कि कोई इतनी जल्दी वहां से गायब कैसे हो सकता था, और वो आदमी कौन था। उसे अब ऐसा लग रहा था कि वो कहीं फंस ना जाए। आहान को गहरी सोच में डूबा देख शिवांग ने कहा, तुम्हारे पास इससे डील करने के ज्यादा तरीके नहीं है। बेस्ट तरीका तो यही है कि तुम इसे सी लाइन टावर के हवाले कर दो, पर मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं बोलूंगा। आहान ने कहा, क्यों? अगर मैं ऐसा कर दूं तो फिर मैं इस मामले से दूर हो जाऊंगा और मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिवांग ने कहा, तुम्हें लगता है ये इतना सिंपल है, पर ऐसा नहीं है। तुमने इसे देख लिया और जिसने इस पर हमला किया होगा उसने भी तुम्हें देख लिया होगा, और वैसे भी इसे कुछ तो पता होगा जिसकी वजह से कोई इस पर अटैक करना चाहता है। अब तुम भी उसके निशाने पर हो सकते हो। आहान शिवांग के तेज दिमाग के बारे में सोचकर हैरान था। वो जितना जल्दी चीजें समझ जाता था उतना जल्दी शायद हर किसी के लिए समझना मुमकिन नहीं था। आहान ने पूछा, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? शिवांग ने कहा, वेट करना। आहान ने हैरानी से कहा, वेट? पर वो एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है। शिवांग ने कहा, तुम चिंता मत करो, प्रभात अंकल तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वो एक ग्रैंड मास्टर से नहीं लड़ पाएगा, और इस आदमी से इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता हूं मैं, और मैं जानता हूं कि जिसने इस पर अटैक किया है वो भी जरूर आएगा। आहान ने कहा, अगर वो ग्रैंड मास्टर होता तो लखन उससे बचकर नहीं आ सकता था, पर वो ग्रैंड मास्टर नहीं है, शायद वो लेवल 2 पर होगा। शिवांग ने कहा, हमें इसके होश में आने का इंतजार करना है, जिसके चांसेस बहुत कम है। आहान ने इस बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि लखन की जो हालत थी वो जल्दी होश में आने वाला नहीं था। एक दिन निकल गया और शिवांग की बात मानकर आहान हॉस्पिटल में ही इंतजार कर रहा था, पर वहां पर लखन का अटैकर नहीं आया था। मानस इस वक्त बहुत बेचैन था और आहान से पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो लखन को देखने हॉस्पिटल तक नहीं गया था। इस वक्त वो एक अलग मुसीबत में पड़ा हुआ था, क्योंकि राका ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो नहीं जानता था कि राका ने उसे क्यों बुलाया होगा। उसे डर था कि कहीं राका को लखन के साथ हुई उसकी फाइट के बारे में पता न चल गया हो। पर फिर उसने सोचा कि वो बेहोश हो गया था और अभी बस एक ही दिन गुजरा था, इसलिए लखन के अलावा ये बात किसी और को पता होना मुश्किल थी। ये सोचकर मानस शांत हो गया और राका से बहुत नॉर्मली मिलने गया। राका से मिलने के बाद वो उसकी बात मानकर उनके पीछे चलने लगा। वो लोग जब कार में बैठे तब मानस ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? राका ने कहा, अभी कोई सवाल मत करो, जब हम पहुंच जाएंगे तब तुम समझ जाओगे। जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए तब उसे इतना तो समझ आ गया कि सी लाइन टावर और डेजर्ट वुल्फ के बीच में सीक्रेट मीटिंग हो रही थी। वो दोनों आपस में कोऑपरेट करके शायद वर्मा फैमिली से डील करने वाले थे। जब वो लोग वहां पर पहुंचे तब वो एक आदमी से मिले। उस आदमी का शरीर बहुत मस्कुलर था और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत थी। वो आदमी राका को तो जानता था, पर मानस को नहीं जानता था, इसलिए उसने पूछा, ये कौन है? राका ने कहा, मिलिंद सर, मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये मानस है, नया टैलेंट जिसे डेजर्ट वुल्फ ने सिलेक्ट किया है। यह वर्मा फैमिली से बहुत नफरत करता है और खासकर हर्षद वर्मा से। मिलिंद सी लाइन टावर के मास्टर थे, सब उनकी बहुत इज्जत करते थे, इसलिए सब उन्हें सर ही कहते थे। मिलिंद ने मानस को देखा और कहा, ये सब इतना सिंपल नहीं है। मैंने सुना है कि हर्षद वर्मा बहुत पावरफुल है, प्रभात से भी ज्यादा पावरफुल।
मानस ने कहा, जो भी है, मैं उनसे बहुत नफरत करता हूँ और उनसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मिलिंद मुस्कुराया और उसने कहा, ये बहुत हिम्मत वाला आदमी है, मुझे ये पसंद आया। मानस ने तारीफ के लिए मिलिंद का शुक्रिया अदा किया। तभी राका ने कहा, अगर ये आपको पसंद है तब भी मैं इसे आपको नहीं दूंगा। मिलिंद ने कहा, हम सब एक टीम है, हमारा मकसद एक ही है, इसलिए मुझे किसी को तुमसे लेने की जरूरत नहीं। इसके बाद मिलिंद उन दोनों को अंदर ले गया। मानस क्या छुपा रहा था ये उसने किसी को पता नहीं चलने दिया। वो जानता था कि राका उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि राका बहुत शातिर था और वो तब वार करता था जब कोई उसके साथ बहुत रिलैक्स हो जाता था, इसलिए मानस रिलैक्स नहीं हुआ और राका के साथ हर वक्त बहुत अलर्ट रहा। इस वक्त उसके दिमाग में ये चल रहा था कि राका उसे सी लायन टावर क्यों लाया था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि डेजर्ट वुल्फ को अब उस पर भरोसा था। मानस इस वक्त सब कुछ सोच ही सकता था क्योंकि वो वहाँ पर सबको ऑब्जर्व कर रहा था। मीटिंग हॉल में आने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ लोग पहले से वहाँ पर मौजूद थे। जब उन्होंने राका को देखा तब वो लोग खड़े हो गए और उन्होंने उसे ग्रीट किया। मानस यहाँ पर पहली बार आया था इसलिए वो बहुत शांत था। वो बस साइड में बैठा ताकि सबकी बातें सुन सके। जाहिर सी बात थी वो लोग सीक्रेट स्टैश के बारे में बात कर रहे थे। सीक्रेट स्टैश, कीमती चाबी, वो गोल्ड कॉइन अभी भी वर्मा फैमिली के पास था। सी लायन टावर कभी भी वर्मा फैमिली के फेवर में नहीं था, इसलिए वो डेजर्ट वुल्फ के साथ हो गए थे। अब सीक्रेट स्टैश खुलने के बाद उनकी तरफ से डेजर्ट वुल्फ के आदमी जाने वाले थे, पर अभी सिर्फ एग्रीमेंट पास हुआ था और कौन जाएगा और कैसे जाएगा इसकी तैयारी नहीं हुई थी। ये सारी बातें सुनकर मानस और कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे वहां क्यों लाया गया था। सारे डाउट्स उसके मन में ही थे, उसने कुछ नहीं बोला था। पर राका को मानस के मन की उलझन समझ आ गई थी। उसने कहा, तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। मानस ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपका कोई प्लान होगा इसलिए आप मुझे यहाँ पर लाए हैं। इसमें सोचने वाली या शक करने वाली कोई बात नहीं है। ये सुनकर राका बहुत खुश हो गया और उसने मन ही मन में सोचा, ये लड़का बहुत अच्छा है, अपनी हद जानता है। राका ने मानस से कहा, अगर तुम कंफ्यूज हो तो कोई बात नहीं, तुम अभी अभी डेजर्ट वुल्फ से मिले हो, कुछ चीजें समझने में तुम्हें वक्त लगेगा। मानस ने कहा, जब तक आपका टारगेट भी मेरी तरह हर्षद वर्मा है तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राका ने कहा, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे अंदर हर्षद वर्मा को खत्म करने का भूत सवार है, पर यह सही नहीं है। अगर ऐसा रहा तो तुम अपनी स्ट्रेंथ खो दोगे। अपनी नफरत को जिंदा रखो पर इसे अपना जुनून मत बनाओ। जब जो जैसा है और जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा। मानस ने कहा, थैंक यू, मैं आपकी बात समझता हूँ और आगे से इसका ख्याल भी रखूंगा। राका को मानस बहुत पसंद आया था क्योंकि वो क्रिटिसिज्म भी बहुत अच्छे से हैंडल करता था। राका ने कुछ सोचा और कहा, बहुत जल्दी अब ये ड्रामा खत्म होने वाला है। वर्मा फैमिली को जयपुर आए काफी वक्त हो गया था। अब वो जानते थे कि सीक्रेट स्टैश जल्दी खुलने वाला था। आहान इस वक्त हॉस्पिटल में था। उसने बेड पर लेटे हुए लखन को देखा जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी तो होश में आने वाला नहीं था। कुछ देर बाद वो बाहर आ गया। उसे प्यास लग रही थी इसलिए उसने पानी पिया। तभी उसके पास एक छोटा लड़का आया और उसने उसे पेपर देते हुए कहा, यह आपके लिए है। आहान ने वो पेपर लिया तो वो बच्चा वहाँ से भाग गया। आहान पहले उसे जाते हुए देखते रहा। जब वो वहाँ से चला गया तब उसने पेपर देखा। आहान ने जब पेपर खोला तब उस पर सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ था। वो वर्ड देखकर आहान समझ गया था कि वो पेपर कहाँ से आया होगा। लैला के बारे में सोचकर ही वो थोड़ा परेशान हो गया था। आहान ने देखा कि वो बच्चा कहाँ से आया था और तुरंत उसके पीछे भागने लगा। हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर उसे एक आदमी नजर आया। वो तुरंत समझ गया था कि वहाँ पर क्या हुआ है। जब उस आदमी ने आहान को देखा तब वो वहाँ से जाने लगा, पर आहान तुरंत उसके पीछे भागा। उस आदमी को लगा कि वो बहुत फास्ट थे, पर ऐसा नहीं था। बहुत जल्द ही आहान उस आदमी के बहुत करीब आ चुका था। जब उसने देखा कि भागने का कोई मतलब नहीं है तो वो रुक गया। आहान भी उसके पास आ गया था। उसने पूछा, तुमने लैला के साथ क्या किया? ये आदमी कौन था और उसने लैला को किडनैप क्यों किया था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। शिवांक आहान से लखन के बारे में पूछता है और कहता है कि उसे लखन के अटैकर के वहां आने का और लखन के होश में आने का इंतजार करना चाहिए। लखन को कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर पता होगी। राका मानस को सी लायन टावर के हेड से मिलवाने के लिए लेकर जाता है और वो वहां पर सीक्रेट स्टैश के बारे में बात करते हैं। आहान लखन के अटैकर के आने का इंतजार करता है पर वहां पर कोई नहीं आता है। आहान को एक बच्चा एक लेटर देता है जिससे आहान को पता चलता है कि लैला खतरे में है। जब आहान हॉस्पिटल से बाहर आया तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने भी आहान को देखा। आहान को उस पर शक हुआ इसलिए उसने उस आदमी से पूछा, लैला कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मानस था। उसने कहा, मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल ठीक है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक सब ठीक है। आहान को तुरंत समझ आ गया था कि वो वहां पर उसे या लैला को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि लखन को नुकसान पहुंचाने आया था। उसने कहा, तुम यहाँ लखन के लिए आए हो? तुम्हारा प्लान उसे मारना है? मानस ने हाँ में अपना सर हिला दिया क्योंकि उसका आहान से कोई बात छुपाने का इंटेंशन नहीं था। इसके बाद उसने पूछा, उसने तुम्हें कुछ बताया? आहान को पता चल गया कि यह आदमी नहीं जानता है कि लखन कोमा में है। उसे थोड़ा डाउट हुआ इसलिए उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदल लिए जिससे मानस को लगा कि शायद लखन ने उसे कुछ बता दिया है। बिना आहान के बोलने का वेट किए मानस ने कहा, क्या बताया है तुम्हें उसने? क्या जानते हो तुम? आहान ने कहा,
मैं उतना ही जानता हूँ जितना मुझे जानना चाहिए। मानस ने कुछ नहीं कहा, बस वो आहान को ऐसे देख रहा था जैसे कभी भी उस पर अटैक कर देगा। आहान भी कैसे भी अटैक के लिए तैयार था। आहान को इस वक्त लखन की चिंता नहीं थी क्योंकि वहां पर प्रभात था। वो जानता था कि भले कोई भी आ जाए वो ग्रैंड मास्टर से नहीं भिड़ पाएगा। उसे अभी फिक्र थी लैला की सेफ्टी की। मानस भी सोच रहा था कि वो आहान पर अटैक करे या ना करे, क्योंकि उसे पता था कि आहान की स्ट्रेंथ क्या है और अगर उसे अपना पूरा जोर लगाना होता तो भी वो उसे एक स्ट्राइक में ही मार सकता था। पर वो आहान को जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि आहान कुछ जानता था जो उसके अगेंस्ट यूज हो सकता था। साथ ही उसे ये भी पता था कि आहान के वर्मा फैमिली के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे और वो डेजर्ट वुल्फ से बदला लेने में उसके साथ था। मानस के दिमाग में ये था कि एक बार ये डेजर्ट वुल्फ और वर्मा फैमिली का मैटर सॉल्व हो जाए तो फिर वो आहान से दोस्ती करना चाहेगा, क्योंकि उसकी पावर और स्ट्रेंथ उसके काम आ सकती थी। पर इस वक्त उसे फैसला लेना था। अभी की सिचुएशन के हिसाब से वो आहान को चूज नहीं कर सकता था। कुछ सोचने के बाद उसने अटैक करने का फैसला लिया। प्लान्स भले ही कितने ही अच्छे क्यों ना हो, पर उनमें कोई ना कोई कमी जरूर होती है। इसलिए इस वक्त मानस को आहान पर अटैक करना ही सबसे अच्छा फैसला लगा। आहान भी ये देखकर हैरान था क्योंकि उसने अटैक कर दिया था तो फिर आहान के पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था। दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे और जैसे ही दोनों के हाथ टकराए दोनों कुछ कदम पीछे हो गए। आहान उसकी स्ट्रेंथ देखकर हैरान था। उसे विश्वास हो गया था कि वो कोई ऐसा था जो लखन की ऐसी हालत कर सकता था। उधर मानस भी बहुत हैरान था। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था और उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी, पर वो आहान को जरा सी चोट नहीं पहुंचा पाया था। उसने आहान से कहा, जितना मैंने सुना था तुम तो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो। मानस ने तो सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ देखी थी, पर आहान का दिल जानता था कि अपने आप को इंजरी से बचाने के लिए उसे कितनी ताकत लगानी पड़ी थी। उसका हाथ भले ही नम हो गया था, पर आहान ने वो अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था। आहान ने कहा, तुम भी बहुत पावरफुल हो। मानस ने कहा, पर तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। जानता हूं। मानस को इस वक्त आहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो जानता था कि वो आहान को हरा नहीं पाएगा और ना ही मार पाएगा। आहान भी ये बात जानता था, इसलिए वो काफी रिलैक्स था। आहान ने कहा, पर अगर तुम इतनी ही स्ट्रेंथ यूज करोगे तो मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। मानस को उम्मीद नहीं थी कि आहान को पता चल जाएगा कि उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं की थी। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वहां पर उन दोनों के अलावा और लोग भी थे और वो उनके सामने अपनी स्ट्रेंथ दिखाना नहीं चाहता था। मानस को समझ आ गया था कि वो यहाँ रहकर आहान को मार नहीं सकता था, इसलिए उसने कहा, मैं अभी तुम्हारी जान नहीं लूंगा और मुझे उम्मीद है कि हम फिर जल्दी मिलेंगे। इतना कहने के बाद वो वहां से भाग गया। आहान उसके पीछे नहीं भागा क्योंकि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं लगी। वो पहले लखन की हालत देखना चाहता था। जब आहान वापस हॉस्पिटल के अंदर आया तब उसने देखा कि वहां पर बहुत शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं था। लखन भी अपने बेड पर आराम से लेटा हुआ था। आहान प्रभात के पास आया और उसने पूछा, यहाँ पर कुछ हुआ था क्या? आहान को परेशान देखकर और ये सवाल सुनकर प्रभात थोड़ा हैरान हो गए थे क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे परेशानी हो। उन्होंने कहा, नहीं सब ठीक है, कुछ होना चाहिए था क्या? आहान ने फिर से पूछा, पक्का यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था? किसी ने अटैक नहीं किया था? प्रभात ने कहा, तुम्हें इतनी शांति देखकर लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। आहान ने अपनी चारों तरफ देखा। वहां पर ऐसा कोई निशान नहीं था जिसकी वजह से लगे कि वहां कोई फाइट हुई होगी। फिर आहान ने सोचा कि अगर कोई अटैक करने की कोशिश करता तो वहां पर इतनी शांति नहीं होती और लखन के बेड के पास किसी न किसी की लाश जरूर होती। आहान ने मन में सोचा, शायद जो अटैक करने आए थे उन्हें ग्रैंड मास्टर के यहाँ होने का अंदाजा हो गया, इसलिए उन्होंने अटैक ही नहीं किया। आहान की यहाँ की चिंता खत्म हो गई, पर उसे लैला की चिंता हो रही थी, इसलिए वो हॉस्पिटल से होटल आ गया था। उसने लैला को ढूंढा और उससे पूछा, तुम ठीक हो? लैला ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आहान ने पूछा, तुम्हें किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की ना? ये सवाल सुनकर लैला हैरान हो गई थी और उसने पूछा, तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? मुझे कोई क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा? आहान ने एक बार फिर पूछा, पक्का कुछ भी अजीब नहीं हुआ ना तुम्हारे साथ? लैला ने कहा, नहीं, पर बात क्या है? तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? आहान समझ गया था कि वो लेटर बस उसे परेशान करने के लिए था। उन्होंने लैला को कुछ नहीं किया था, बस उसका ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने लेटर का इस्तेमाल किया था। आहान ने कहा, नहीं कुछ नहीं, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लैला ठीक थी, इसलिए आहान ने भी चैन की सांस ली। एक रात के लिए ये मामला सॉल्व हो गया था क्योंकि लैला और लखन दोनों ही ठीक थे। पर अगले दिन आहान को खबर मिली कि किसी ने लखन को मार दिया था। आहान तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने प्रभात से कहा, एक ग्रैंड मास्टर के होते हुए कोई इसे मारकर चला गया। आहान की आवाज में निराशा साफ सुनाई दे रही थी। प्रभात ने कहा, जब ये सब हुआ तब मैं यहाँ नहीं था, पर आपको तो हर वक्त यहाँ रहने के लिए बोला गया था ना, फिर आप यहाँ क्यों नहीं थे? प्रभात कुछ बोल पाते उससे पहले ही शिवांक ने कहा, इसमें प्रभात अंकल की कोई गलती नहीं है। किसी ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की थी, इसलिए अंकल को मेरे पास आना पड़ा। मुझे लगता है ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये सब डेजर्ट वुल्फ का प्लान था। सिर्फ वही है जो मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं। इसके आगे आहान की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। भले ही लखन की जान इंपॉर्टेंट थी, पर वो शिवांक की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। शिवांक वर्मा फैमिली का हेड था, इसलिए प्रभात को उसे बचाना ज्यादा जरूरी था।
अब आहान को अपने डिसअपॉइंटमेंट और रूड बिहेवियर पर थोड़ा गिल्ट फील हो रहा था। आहान के पास अब डेजर्ट वुल्फ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो कल जिस आदमी से मिला था वो डेजर्ट वुल्फ का था या नहीं। कोई भी सोच सकता था कि लखन की मौत के बाद अब ये मैटर खत्म हो गया था, पर ऐसा नहीं था। अब उस आदमी का और डेजर्ट वुल्फ का अगला निशाना आहान था, क्योंकि शायद आहान ऐसा कुछ जानता था जो उसे नहीं पता होना चाहिए था। अब कुछ भी हो सकता था। शिवांक ने आहान से कहा, डेजर्ट वुल्फ जयपुर में है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। आहान ने कहा, इसके बाद हॉस्पिटल में रहने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो लोग वहां से निकल गए। आहान को लखन की मौत का ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो एक दूसरे से बस कुछ ही बार मिले थे और उनके बीच कोई रिश्ता डिफाइन नहीं किया जा सकता था। आहान को जिस बात का ज्यादा बुरा लग रहा था वो ये था कि उसकी निगरानी में लखन की मौत हुई थी। ये आहान के गाल पर करारा थप्पड़ थी। आहान ये सोच सोचकर बहुत बेचैन हो रहा था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। सिर्फ आहान ही नहीं, मानस भी लखन की मौत के बाद बेचैन था। उसने लखन को मारने के लिए डेजर्ट वुल्फ का सहारा लिया था। जब डेजर्ट वुल्फ ने शिवांक पर हमला करके प्रभात का ध्यान भटकाया था, उस बीच मानस ने लखन को मार दिया था। प्रभात और डेजर्ट वुल्फ की लड़ाई में डेजर्ट के सारे लोग मारे गए थे, जिसका इल्जाम अब मानस के सिर पर था। मानस जब राका से मिलने आया था तब वो पूरे रास्ते सोचते सोचते आ रहा था कि वो उन्हें क्या बताएगा। जब वो राका के पास आया तब उसने कहा, आओ बैठो। राका के एक्सप्रेशन से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना वो गुस्से में लग रहे थे और ना ही उसके चेहरे पर कोई डिसअपॉइंटमेंट था। मानस को कुछ समझ नहीं आया, पर वो ये जानता था कि उनके लिए अपनी फीलिंग्स छुपाना कितना आसान था। उसने सोच लिया था कि मन ही मन राका ने उसे मारने का फैसला कर लिया होगा। राका ने उसे चाय दी और कहा, लो चाय पियो, ये बहुत स्पेशल चाय, तुम्हारी सारी बेचैनी खत्म कर देगी। मानस ने एक सिप लिया और कप वापस रख दिया। वो समझ गया था कि राका को नजर आ रहा है कि वो कितना बेचैन है। राका ने कहा, तुम कल की बात से इतने बेचैन हो गए कि चाय का मजा नहीं ले पा रहे हो, पर अगर फाइट होगी तो कोई जीतेगा और कोई हारेगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मानस ने कहा, आप सही बोल रहे हैं, किसी की हार होगी तो किसी की जीत होगी। मुझे लगा कि प्रभात शिवांग के पास नहीं है, इसलिए उसे मारने का ये अच्छा मौका है। पर राका ने स्माइल किया और कहा, अब इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बस आगे से ध्यान रखना। मैंने तुम्हें यहाँ पर यही याद दिलाने के लिए बुलाया है। मानस राका की स्माइल का कारण नहीं समझ पा रहे थे। वो बस राका की बात मानकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां पर मीनू आई। उसे देखकर राका ने कहा, तुमने सब कुछ सुन लिया? मीनू ने राका के सामने बैठते हुए कहा, जो सुनना चाहिए था वो मैं नहीं सुन पाई। राका ने कहा, उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं तो फिर तुम कैसे सुन सकती थी? मीनू ने कहा, सर आपको इस पर डाउट क्यों है? आपको ये तो पसंद था ना? राका ने कहा, जब तक मेरी बात सुन रहा था और मेरे साथ था तब तक ये मुझे पसंद था, पर इसने डेजर्ट वुल्फ पर मुसीबत डालने की कोशिश की तो मेरे पास इस पर शक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मीनू ने कहा, ये सब इसलिए क्योंकि डेजर्ट वुल्फ के कुछ लोग मारे गए? राका ने कहा, तुम इतने वक्त से मेरे साथ हो पर फिर भी मुझे जानती नहीं हो। ये सुनकर मीनू ने कहा, सॉरी मास्टर, आप ही समझाइए। राका ने कहा, मैंने सिर्फ एक चीज के बेस पर उस पर शक करना शुरू नहीं किया। शुरू से ही मेरे लोग उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे। वो भले ही डेजर्ट वुल्फ के साथ था पर उसका मकसद कुछ और है। मीनू ने कहा, इसका मतलब आपको शुरू से ही उस पर शक था? इन्वेस्टिगेशन से आपको क्या पता चला? मानस का असली मकसद क्या है जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट FM।